हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस वीडियो में हम सूचना सहायक का जो पेपर 21 जनवरी 2024 को हुआ था उसकी सॉल्यूशन देखने वाले हैं उसका। और साथ में हम उन सवालों को भी देखेंगे जिन पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, आपको यदि आप लगाना चाहें तो। वैसे तो बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने यूट्यूब चैनल्स ने इसकी आंसर की जारी की है अपने अपने स्तर पे, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं इस पेपर में जिनमें बहुत से एक्सपर्ट्स जो हैं उनको भी डाउट है, उनके भी आंसर्स जो है मैच नहीं हो रहे। तो आज हम इसमें लॉजिकली जितना हो सके हम उन डाउट्स वाले सवाल्स को देखेंगे और बाकी सारे सवाल्स भी हम देखेंगे। और मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कौन से सवालों में अगर आपत्ति लगाना चाहते हैं तो वो ऐसे सवाल कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहला सवाल, ये पेपर एक मैंने लिया है किसी स्टूडेंट्स का। तो इसका जो पहला सवाल है उसमें है कि कक्षा 9 की छात्रा जो है हमारी, तो इस सवाल को जब आप पूरा पढ़ेंगे तो देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको यदि आप समझते हैं तो उन शब्दों से ही आप पता लगा सकते हैं कि किस चीज़ की बात हो रही है। जैसे इसमें चेक बुक की बात हो रही है, तो और कुछ अंक क्रमानुसार लिखे हुए हैं, ऐसा भी इस सवाल में लिखा हुआ है। तो ये दो चीज़ें ऐसी है, अगर आपने ज़्यादा नहीं पढ़ा है या आप लॉजिकली भी थोड़ा जाएं तो ये दो शब्द ऐसे हैं जैसे चेक बुक और क्रमानुसार कुछ अंक लिखे हुए हैं। ये दो चीज़ें MICR यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो होता है उसके द्वारा उसको पढ़ा जाता है। QR कोड, बार कोड और OMR, ये तीनों ही इनके अलग अलग वर्किंग है। तो इसमें MICR आंसर एकदम करेक्ट है। उसके बाद मैथ का एक सवाल था कि 20% ऑफ 500 का इक्वल है X% ऑफ 400। देखो, ये सवाल अगर आप मैथ से आपका मैथ इतना स्ट्रांग नहीं है ना, फिर भी आप इसको कर सकते हैं। कैसे कि आप 500 का 20% निकालोगे ना, तो 500 का 20% कितना आएगा? 500 बटा 100 इंटू 20 आपको करना था। तो 500 का 20% जो है वो आपके आएगा 100। तो अब आपको x की, अब आपको 100 जो है वो 500 का यदि 20% है, 100 जो है, तो आप ये देखो कि 400 का कितना परसेंट जो है वो 100 होगा। दोनों साइड इक्वल लाना है आपको। तो आप पाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा? 25। नेक्स्ट जो सवाल है वो है अब एक्सेल सीट का दिया हुआ है इसमें। तो इसका नो डाउट आंसर जो है वो FTT होगा, यानी कि फॉल्स, ट्रू और ट्रू। नेक्स्ट जो सवाल है फोर्थ नंबर, वो है LCD पैनल और फ्लैट पैनल डिस्प्ले यूज प्रॉपर्टी ऑफ। देखिए, LCD पैनल और फ्लैट पैनल डिस्प्ले की जब बात होती है तो इसमें क्या होता है, एक फीटर नाम का उपकरण होता है, आप समझ सकते हैं, कंपोनेंट्स होता है जो यूज़ होता है लाइट को सही तरीके से और बढ़िया तरीके से पैनल जो है उसको डिस्प्ले दिखाने के लिए, आप जो पिक्चर्स देखते हैं उसको अच्छे से दिखाने के लिए जो है फीटर नाम का कंपोनेंट्स यूज़ होता है। लेकिन अगर आप नेट पे जाएंगे और सर्च करेंगे कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है LCD और फ्लैट पैनल की, तो आपको मोस्ट ऑफ जो रिजल्ट आएगा ना, वो आपको मिलेगा थिकनेस। यानी कि LCD जो पैनल होता है उसकी बनावट जो है उसकी ये एक विशेषता होती है, और फ्लैट पैनल की भी ये विशेषता होती है कि जो वो पैनल होता है जहाँ पे आप पिक्चर्स देखते हैं, वो जो पैनल है वो बहुत ही पतला होता है। ये एक विशेषता इसके अंदर होती है। तो यहाँ पे थिकनेस और फीटर के अंदर से एक आंसर होगा निश्चित तौर पे, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि लाइट इज़ नॉर्मल थिंग। लाइट, अगर आप हिंदी इंग्लिश भी पढ़ोगे ना इस सवाल को, तो यहाँ पे लाइट का मतलब लाइट नहीं है, लाइट मतलब हल्का, हल्के वाला लाइट बोला है। ठीक है। और साइज, साइज आकार, देखिए आजकल जिस आकार में 32 इंच में अगर LCD आ रही है तो उसी 32 इंच में आपको दूसरी टीवी भी मिल जाएगी। तो आकार इज नॉट, साइज इज कंसीडर यहाँ पे नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर, एरे का है। हम सबको पता है होमोजीनियस जो होते हैं
वो वैल्यू हमेशा वो एरे ही होता है जो जीरो से स्टार्ट होता है और कंटिन्यू चलता है, यानी कि एरे का फर्स्ट इंडेक्स जो होती है वो जीरो होती है। पहला स्थान जो होता है उसको हम जीरो से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे एरे एंड जीरो, यानी कि इसमें आपका आंसर जो है इस सीरीज के अकॉर्डिंग हो सकता है आपके पेपर में कहीं और ही आंसर हो, लेकिन इसके अनुसार तो बी आंसर होगा, व्यू एंड शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। All the different components which make up the processor have to be condensed to fit in the smartphone. It is known as। कंडेंस कर रहे हैं मतलब हम उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, बहुत ही छोटे लेवल पे एक तरीके से इकट्ठा करके उसको वहाँ पे लेके आ रहे हैं सब चीज़ कंपोनेंट्स को। तो देखिए इसमें जो आंसर है ना वो सिस्टम ऑन चिप होगा। उसका एक कारण बताता हूँ कि कुछ लोग बता रहे हैं कि प्रोसेसर ऑन चिप होगा। आप जब नेट पे सर्च करेंगे ना डीपली, तब आपको पता चलेगा कि प्रोसेसर ऑन चिप होता है बड़े सिस्टम्स के लिए, स्मार्टफोन के लिए नहीं उसको यूज किया जाता। आप जब जैसे टेलीविज़न है, ठीक है, या कोई और जो भी बड़े उपकरण हैं, जो जितने भी दूसरे अगर हम बात करें उपकरण जो है उनके अंदर अगर आप किसी चीज़ पूरे प्रोसेसर को मतलब छोटा करके और लगा रहे हो तो उसको प्रोसेसर ऑन चिप कहते हैं। लेकिन जब बात आती है, इन्होंने इस सवाल में डायरेक्टली लिखा हुआ है कि स्मार्टफोन की बात हो रही है। तो स्मार्टफोन में जब आप सारी चीज़ों को इकट्ठा करके एक छोटी सी जगह पे प्रोसेसर के ऊपर जब आप लेके आते हो, तो आप पूरे सिस्टम को ही वहाँ लेके आ रहे हो। वो आप पूरा एक सिस्टम की तरह ही वर्क करेगा। और नेट पे भी जब आप सर्च करोगे तो मोस्टली आपको आंसर मिलेगा सिस्टम ऑन ए चिप, ठीक है। नेक्स्ट है इन लेन कनेक्टिविटी कैन बी क्रिएटेड यूजिंग वाईफाई और ब्लैंक केबल्स। तो देखिए यहाँ पे आंसर होगा सी, इथरनेट। इथरनेट केबल होती है जो RJ45 कनेक्टर के थ्रू आप उसको अपने पीसी से कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 8। ब्लैंक कन्वर्ट्स द analogous voice signals into digital and then transmitting them over the broadband line। अनुरूप आवाज सिग्नल्स को डिजिटल में बदलना है तथा इसे पूरे ब्रॉडबैंड पर स्थानांतरित करना है। देखिए जब बात होती है इंटरनेट पे, या मान लो आप व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं या आप फेसबुक पे बात कर रहे हैं, जब इंटरनेट के थ्रू हम बात करते हैं तो जो हमारी वॉइस है वो किस प्रोटोकॉल के माध्यम से जाती है, VoIP। यहाँ पे VoIP एक प्रोटोकॉल है जिसे वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल हम कहते हैं। तो जब इंटरनेट पे वॉइस की बात की जाए किसी सवाल में और VoIP दिया हुआ है और बाकी ऑप्शन जो है वो कहीं से भी मैच नहीं कर रहे, ठीक है ना, तो जो आंसर है वो आपका VoIP ही होगा। चैटिंग इसमें नहीं हो सकता, वेबसाइट तो किसी तरीके से नहीं हो सकता, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो हो ही नहीं सकता जब बात ही वॉइस की हो रही है, ठीक है, डिजिटल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने की। नेक्स्ट जो सवाल है वो आपका है 9 नंबर। प्रत्येक फाइल को फाइल मोड द्वारा अभिगम किया जाता है। देखिए इसमें इसका जो आंसर है वो होगा रीड, ठीक है ना। R जो है वो रीड के लिए यूज़ होता है, और जब +X जो परमिशन दी जाती है वो होती है मैं लाइनिक्स में अगर बात करूँ तो +X परमिशन होती है, वो होती है रीड राइट एंड एग्जीक्यूट सभी के लिए। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मेमोरी से प्राप्त डाटा या निर्देश खाली स्थान में संग्रहित होता है जिसे कूटवाचक डिकोड करके परिणाम तक पहुंचाया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है 10 नंबर, इसका आंसर होगा MDR। बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, ठीक है, मेमोरी डेटा रजिस्टर। और MAR जो है यहाँ पे MAR का मतलब होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ठीक है। तो जो डाटा MDR में आएगा उसका एड्रेस यदि पूछता हमसे कि कहाँ रखा होता है तो हम कहते हैं कि MAR में होता है। और 11वां क्वेश्चन है आपका मैश टोपोलॉजी में। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर किसी ने 1-2 बार किया है
तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। इस सवाल में आपसे ये पूछना चाह रहा है कि मैथ टोपोलॉजी में यदि आपको n नंबर ऑफ कंप्यूटर्स दिए, जैसे मान लीजिए 4 कंप्यूटर हैं, तो मैथ टोपोलॉजी में आपको पता होगा हर एक कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ा हुआ आता है, तो वायर की संख्या कितनी होगी। तो देखिए जब 4 कंप्यूटर है ना, आप डायग्राम बना के जब जोड़ोगे, एक एक वायर सबसे निकाल के एक दूसरे से कनेक्ट करोगे, तो टोटल 6 वायर होगी। अब आप सिंपल सा है, नंबर ऑफ जो कंप्यूटर है इन फॉर्मूले में पुट करके देखो, और देखो कि 4 कंप्यूटर होने पे आंसर 6 किस में आ रहा है। जैसे n है, इसका आंसर वैसे d है, तो n यानी कि 4 इंटू ब्रैकेट के अंदर 4 माइनस 1 इन 3, तो जब ऊपर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा, और डिवाइड बाई 2 करोगे तो 6 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। माउस का जो बटन होता है, राइट बटन यानी कि बायां बटन, दायां बटन हम किस लिए यूज़ करते हैं। कोई लिस्ट होती है, ठीक है, क्विक एक्सेस लिस्ट हम उसको बोल सकते हैं, तो वो ओपन करने के लिए होती है, तो इसका आंसर दायां होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, द वर्ड स्टेशनरी इज रिटन एज, ठीक है, स्टेशनरी वर्ड है वो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। तो दूसरा पूछा है इसमें कि एडवांटेज कैसे लिखा हुआ होगा। तो इसमें सिंपल सा था, आपको जो स्टार्टिंग के 4th कैरेक्टर है, 4 स्टेशनरी में, उनको आपको एक्सचेंज करना था एक दूसरे से, बीच वाले 2 कैरेक्टर को एक दूसरे से एक्सचेंज करना था आगे पीछे, और लास्ट वाले 4 हैं उनको आपको एक दूसरे से एक्सचेंज करना था। इसमें छपा हुआ नहीं है, तो आंसर डी है वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञात संख्या को ज्ञात करो, फाइंड आउट मिसिंग टर्म। इसमें आपका आंसर होगा 45, बिल्कुल करेक्ट आंसर है 45। इस सीरीज के क्वेश्चंस को आप करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन। देखिए www, ठीक है, तो इसमें सही आंसर होगा कि www जो है सर्च इंजन नहीं है, ये एक वेब ब्राउज़र था पहले, और बाकी जितने भी है इसमें duckduckgo.com। अगर इस क्वेश्चन को आप सिंपल तरीके से थोड़ा सा दिमाग लगा के भी करते ना, तो देखिए सबके पीछे .com लगा हुआ है, केवल www के पीछे .com नहीं है, तो इसको वैसे भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एक डेटा एंट्री कार्यालय में कंप्यूटर केंद्र 4थी मंजिल पर है। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग लगा के करना था, वो इसलिए कि आपको ऑप्शन में क्या दिया, देखिए कंप्यूटर और मॉडेम, ये दोनों तो कट होंगे, ठीक है। बात रही रिपीटर और राउटर की, तो इसमें क्या होता है, देखिए आप राउटर बेसिकली किस चीज़ के लिए होता है, अगर आप थोड़ा सा पढ़ के गए ना, तो आपको पता होगा वो राउटर जो होता है वो एक तरीके से रूट निर्धारित करता है, डाटा कैसे जाएगा। रिपीटर क्या करता है, डाटा के जो सिग्नल्स कमज़ोर हो जाते हैं उनको बूस्ट करता है और सेंड करता है। तो इससे कोई मतलब नहीं है कि आपको पहली मंजिल से 4थी मंजिल बोला है, या एक स्थान है, एक सिटी से दूसरी सिटी है तो राउटर लगेगा, ऐसा इसमें कुछ नहीं होता। सिंपल सा जवाब है इसका कि रिपीटर ही इसका आंसर होगा। देखिए ऐसे जो सवाल होते हैं उनमें दिक्कत मोस्टली किनको होती है कि जब हम अपना एक्स्ट्रा दिमाग चलाते हैं ना, तब हमें दिक्कत होती है। अब उसने बिल्डिंग दिया है, एक बिल्डिंग से एक बिल्डिंग के अंदर ही 4थी मंजिल पे है, फर्स्ट मंजिल पे है, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप पहले डायरेक्ट ये देखिए, कॉन्सेप्ट वाइज जाइए। कॉन्सेप्ट वाइज जब हम देखते हैं ना कि कौन सी डिवाइस किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, तब आंसर सही से आता है। आप जब अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे कि मैं राउटर से जो है स्पीड बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल आप बढ़ा सकते हैं स्पीड, तो और भी बहुत से तरीके हैं जिनसे स्पीड को बढ़ाया जा सकता है, और रिपीटर के बिना ऐसा किया जा सकता है। लेकिन जब सवाल जो होता है वो हमेशा कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सोल्व करना होता है, उसमें अपना दिमाग चलाना नहीं होता कि मैं क्या करूँगा, मेरे पास 2 राउटर एक्स्ट्रा पड़े हैं तो मैं लगा दूँ, नहीं, वैसा नहीं हो सकता। आपको रिपीटर की ही ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सवाल उसी के अकॉर्डिंग आपको पूछा गया है, तो आपको जवाब भी उसके अकॉर्डिंग ही देना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है, लॉन्ग टर्म आइडेंटिफाई करना था,
ये यहाँ पे सही से छपा हुआ नहीं है। तो नेक्स्ट सवाल हम लेते हैं। किसी डॉक्यूमेंट में सारणी जोड़ने मेन्यू टैब का प्रयोग किया जाता है। किस डॉक्यूमेंट में, किसी डॉक्यूमेंट में सारणी या टेबल जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इंसर्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट टू प्रोटेक्ट द सिस्टम फ्रॉम मेलवेयर। देखिए फायरवॉल सुरक्षा करता है, ठीक है। नियमित बैकअप भी एक सुरक्षा ही है, और उसके अलावा है आपका पब्लिक वाईफाई के प्रयोग से बचना। ये तीनों ही क्या होते हैं, बचने के तरीके हैं। लेकिन पॉपअप को खोलना क्या होता है, आपने देखा होगा जब हम इंटरनेट पे कोई वेबसाइट खोलते हैं तो आपको जैसे मान लीजिए कोई फॉर्म डाउनलोड करना है, ठीक है, कुछ साइट्स है गवर्नमेंट की, वहाँ पे भी अगर आप फॉर्म डाउनलोड करोगे तो आपको पॉपअप ओपन करने के लिए बोलेगा ही बोलेगा, यानी कि बिना पॉपअप को अलाउ किए आप डाउनलोड नहीं कर सकते। अपना एडमिट कार्ड तक आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे। बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं गवर्नमेंट की भी। तो ये सब क्या है कि वो कुछ डाटा लेने के लिए ऐसा होता है सिस्टम कंप्यूटर के अंदर। तो यहाँ पे क्या है कि पॉपअप ओपन करना जो है वो सही नहीं रहता बहुत सी वेबसाइट्स के अंदर, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो है पॉपअप को खोलना होगा। ये मैथ का कंट्रोवर्शियल सवाल है, जो 20 नंबर क्वेश्चन है। इसका आंसर 2.8 आना चाहिए मेरे ख्याल से। तो बाकी देखते हैं कि इसमें क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक प्रिंटर आल्सो नोन एज सीरियल प्रिंटर, दे प्रिंट वन कैरेक्टर एट ए टाइम। इसका आंसर कैरेक्टर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वेशन दी है आपको सॉल्व करना है। इसको जो आप सॉल्व करोगे तो 7 19/8 आएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, दी आधारी अंक में सबसे दाईं ओर का दरेक है, यानी कि द राइट मोस्ट बिट पूछ रहा है हमसे कि बाइनरी नंबर में कौन सी होती है। तो देखिए राइट मोस्ट बिट जो होती है ना, वो बाइनरी नंबर में सबसे छोटे नंबर को दर्शाती है। और जब आप बाइनरी नंबर में लेफ्ट साइड में जाते जाएंगे और जब आप 1 ऐड करेंगे, 0 ऐड करने से लेफ्ट में कुछ नहीं होगा। जब आप बाइनरी में 1 ऐड करते हैं, लेफ्ट साइड में जितना भी आप आगे जाके ऐड करेंगे उतनी बड़ी संख्या वो होती जाएगी। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि LSB क्या है। LSB यहाँ पे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, यानी कि सबसे छोटा जो नंबर को दर्शाने वाली बिट जो होती है वो अपनी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होती है वो कौन सी होती है, राइट साइड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, राउंड रोबिन इज ए मेथड ऑफ शेड्यूलिंग, कौन सी। इसका आंसर होगा प्रीमेटिव। देखिए प्रीमेटिव क्या होती है, प्रीमेटिव का मतलब होता है कि कोई भी एक जो प्रोसेस जो है, प्रोसेस को क्या होता है, जैसे मान लीजिए 4 प्रोसेस है आपके कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, प्रिंटर भी काम कर रहा है, स्कैनर भी काम कर रहा है, या कुछ और भी काम हो रहा है। तो कोई भी प्रोसेसर कंप्यूटर के CPU को पकड़ के नहीं बैठ जाए, यूज करने लग जाए कि वही यूज कर रहा है। राउंड रॉबिन में इसीलिए क्या होता है, टाइम स्लाइस बनी जाती है कि एक प्रोसेस को इतना टाइम मिलेगा, फिर दूसरे को मिलेगा, तीसरे को मिलेगा। तो प्रीमेटिव जो ये शब्द है, इसका मतलब होता है छोड़ना, एक तरीके से मतलब पकड़ के नहीं रखना। तो राउंड रॉबिन में क्या होता है कि एक प्रोसेस को टाइम मिला, फिर दूसरे को मिलेगा, फिर तीसरे को मिलेगा, और निश्चित रूप से सबको टाइम स्लाइस में मिलता है। और राउंड रोबिन राउंड शेप में मिलता है टाइम, मतलब पहले को मिलेगा, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, ऐसे करके वापस फर्स्ट का नंबर आएगा जो फर्स्ट नंबर प्रोसेस है। तो इसलिए इसमें क्या हो रहा है, कोई भी प्रोसेस पकड़ के नहीं बैठ रहा CPU के टाइम को, CPU को आपस में CPU को यूज कर रहे हैं टाइम के अकॉर्डिंग। तो ये प्रीमेटिव है, ठीक है। शब्द अगर किसी को इसमें शब्द का भी पता होता ना कि प्रीमेटिव का मतलब होता है छोड़ना, पकड़ के नहीं रखना, तो भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि राउंड रोबिन में कोई एक प्रोसेस पकड़ के नहीं बैठता CPU को, ठीक है ना। ID, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, ID स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसका आंसर होगा एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन डिवाइडिंग स्पेस सॉरी ब्लैंक बाइनरी नंबर बाय 1 1, द आउटपुट इज 1 0, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। इसका आंसर होगा 1 1 0।
यानी कि बी नंबर आंसर इसका है। आपके हो सकता है अलग जगह हो ये, ठीक है। इसमें एक्चुअली रियल में देखिए क्या किया है इसने, 1 1 जो होता है ना वो होता है 1 0 इनकी 3, ठीक है, 3 हो गया। और 0 1 का मतलब होता है 2। अब ये कह रहा है, अब ये कहना क्या चाह रहा है कि हमने भाग दिया, ठीक है, किसको, 3 को, नहीं सॉरी, 3 से हमने, 3 से हम किस नंबर को, रियल में अगर मैं डेसिमल में चले ना तो ये क्या कहना चाह रहा है कि 3 को जब आप भाग दोगे, किसी नंबर को जब आप 3 से भाग दोगे तो आउटपुट जो है वो 2 आता है, ठीक है। तो 3 को किस नंबर, कौन से नंबर को हम भाग दें 3 से कि आउटपुट 2 आए, तो डेफिनेटली 6 को जब आप भाग दोगे 3 से तो आउटपुट 2 आएगा। बाइनरी वाला है, अगर बाइनरी किसी को आते हैं अच्छे से तो वो इसको करके आया होगा। नेक्स्ट है, एक नेटवर्क उपकरण है जो गंतव्य पते को डाटा पैकेट से बाहर निकालता है तथा उन गंतव्यों की खोज करता है जहां पैकेट भेजा जाना है। यह केवल चुने हुए उपकरणों के सिग्नल्स भेजता है। तो इसका आंसर होगा स्विच, ठीक है, बी स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट इज पास्ड यूजिंग ब्लैंक स्विचिंग मेथड। पैकेट्स, इंटरनेट पर जो भी जानकारी है वो पैकेट्स के थ्रू जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव बिलो इज ए क्वेश्चन फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड, ठीक है। इसमें 2 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको डिसाइड करना है कि कौन सा जो है फॉलो करेगा। देखिए इसका आंसर होगा, प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन 1 और कथन 2 दोनों की अति आवश्यकता है, ठीक है, बी आंसर होगा इसका। क्योंकि आपको आयत की लंबाई दे दी, फर्स्ट कथन में ने क्या बोला कि आयत की लंबाई 30 मीटर है, और सेकंड कथन क्या कह रहा है, आयत की चौड़ाई लंबाई की 2 गुनी है। तो जब आपके पास आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों आ गई और आपको फॉर्मूला पता है तो आप टोटल प्रति 10 मीटर की दर से ज्ञात कर सकते हैं कि कितना खर्चा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी सॉफ्टवेयर में डाटा को संगठित किया जाता है, ठीक है। अब कौन सी खोज विधि, जो ये खोज विधि है उससे डाटा को सही तरीके से हासिल किया जा सकता है, एक्चुअली यही पूछ रहा है। इसका आंसर आएगा आपके डी, एक्सेस और क्वेरी। जब आप एक्सेस में जो डाटा डालते हैं ना उसको आप क्वेरी से, क्वेरी की मदद से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल फाइल्स में, फाइल से एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एक्सेस में टेबल्स बनाई, एक से ज़्यादा टेबल्स बनाई आपने एक्सेस में अलग अलग, अब आप सारी दो 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 या 3 टेबल्स में से आप डाटा लाना चाह रहे हैं, एक साथ देखना चाह रहे हैं, तो आप क्वेरी की मदद से उसे देख सकते हैं, ठीक है। एम एस वर्ड में ऐसा नहीं हो सकता है। एम एस वर्ड में जो होता है ना वो फाइंड से केवल एक चीज़ को आप ढूंढ सकते हो, मल्टीपल एम एस वर्ड की 2 फाइलों में से आप अलग एक साथ थोड़ी ला सकते हैं हम एम एस वर्ड की 2 फाइलें उसमें, तो ये संभव नहीं है, गलत होगा ये वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा था, द प्री प्रोसेसर इन सी आर डिफाइंड, किसके द्वारा डिफाइन करता है कैरेक्टर कौन सा, इसमें आपके होगा हैज़ कैरेक्टर, आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों के वर्णों को व्यवस्थित करना था आपको और सही को ढूंढना था। तो देखिए इसमें जो वर्ड है ना वो होगा LALB, ठीक है, इससे बनेगा बॉल। आपको क्या है, सारे वर्डों को अरेंज करना था, ये जितने भी वर्ड्स है ना, जैसे NPE से पेन बनेगा, ठीक है, LINCE P से पेंसिल बनेगा, और जो ये वाला ऐसे इरेजर बनेगा और बुक बनेगा। तो ये सारे पढ़ने के काम आते हैं, स्टेशनरी सामान है ये, और बॉल जो है वो इसमें ऑड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 33, आपको इसमें जो है बाइनरी से हेक्साडेसिमल, देखिए हेक्साडेसिमल में अगर आप 4 4 का ग्रुप बनाते हैं इनको, और ग्रुप बनाकर 1 2 3 4 लिखते हर ग्रुप के ऊपर, तो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते थे। तो इसका आंसर जो है वो होगा 3F169 यानी कि सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए यूजर initiates multiple process to the computer, then the computer follows FIFO method. The एक्सपेंशन ऑफ FIFO क्या होगा, ये पूछना चाह रहा है आपसे कि FIFO की फुल फॉर्म क्या होगी, तो इसमें फुल फॉर्म होगी आपके फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि ये आंसर बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में अलग है, इंग्लिश में थोड़ा सा अलग है, ऐसा बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट कह रहे हैं। जीके का क्वेश्चन है ये। ऑन मार्च 17 2023, ये क्या कह रहा है? चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान अनाउंस द creation of 19 new districts and 3 new divisions. Which of the following is not a new division? सॉरी, ये वाला सवाल नहीं है, वो अलग है। ये तो बिल्कुल सही है कि 17 मार्च को जो है मुख्यमंत्री ने 19 जिले और 3 नए खंडों का निर्माण घोषणा की थी। उसमें नया खंड कौन सा नहीं है? इसका आंसर होगा डूंगरपुर। ये आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इसमें जीके के क्वेश्चन कम आए हैं आपके पेपर में, नो डाउट, लेकिन जीके के क्वेश्चन तो आए हैं, राजस्थान के भी आए हैं, और एक दो क्वेश्चन है जो नॉर्मल जीके आया है, ठीक है ना। तो कुछ और क्वेश्चन भी आने चाहिए थे मेरे ख्याल से जीके के, काफ़ी कम क्वेश्चन इन्होंने दिए हैं जीके के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी विच इज़ द लीस्ट सिक्योर्ड एंड रिलायबल। देखिए, रिलायबल होती है जो आप आराम से अरेंज कर सकते हो, जिसको आराम से आप यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा उसमें आपको वो हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसी टोपोलॉजी कौन सी है जो सिक्योर भी नहीं है? देखिए, मैथ जो होती है ना, उसमें तो 1 to 1 कनेक्शन बनता है, इसलिए मोस्ट सिक्योर है, ठीक है। वो एक ही वायर से दूसरे वायर तक डायरेक्ट जो है डाटा जाता है। इसका आंसर जो होगा वो बस होगा आपकी, क्योंकि बस क्या होती है, बहुत ही रिलायबल होती है, आराम से आप इस्टेब्लिश कर सकते हो। बस टोपोलॉजी को यूज़ करके आप कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हो किसी लैब में और यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो सिक्योर नहीं होती, क्योंकि डाटा एक ही वायर से ट्रांसफ़र हो रहा है। जो मेन बैकबोन जो वायर है, मेन जो बस की जो मेन वायर है, उसमें डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसको स्निफ किया जा सकता है, उसको कैप्चर किया जा सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, वेब बेस्ड आईडी आर यूज टू डेवलप इंटरेक्टिव वेबसाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेब बेस्ड आईडी। वेब बेस्ड आईडी जो होता है वो आपके माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड होता है, ठीक है। रूबी है वो एक लैंग्वेज है, वो नो डाउट इंटरेक्टिव वेबसाइट बनाने का हम बोल सकते हैं कि डायनेमिक वेबसाइट आप क्रिएट कर सकते हैं रूबी की मदद से, पर वो एक लैंग्वेज है। और माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे बात जो है वो आईडी की हो रही है, तो आईडी अगर वेब बेस्ड आईडी की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड ही इसका सही आंसर होगा, यानी कि आंसर डी। नेक्स्ट है, रवि कुणाल आर गुड इन हॉकी। देखिए, इस सवाल को करने का तरीका क्या होता है कि आप पहले सबके नाम लिख लीजिए एक लाइन से लिस्ट वाइज, और ऊपर आप लेफ्ट में जैसे आपने नाम लिख दिए लिस्ट वाइज, रवि कुणाल जो भी नाम, गौरव सचिन इन्होंने दिए, और टॉप में आपने लिख दिया हॉकी क्रिकेट फुटबॉल। फिर जो खेल रहा है उसमें टिक लगाते जाइए, जहाँ जहाँ जो भी आता है, तो आप आराम से इस सवाल को कर सकते थे। इस सवाल का आंसर वैसे है गौरव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WYSIWYG, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है 39। ये पूछना चाह रहा है आपसे इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। जो आप देखते हैं आप वही प्राप्त करते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, विच वन कैन रिप्लेस। देखिए, अब एक मिनट, 40 नंबर क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ डिस्कस करते हैं यहाँ पे। देखिए, ये जो सवाल है ना 39, ये इसमें सीधा सा भी पूछा जा सकता था कि WYSIWYG का कंप्यूटर के संदर्भ में क्या अर्थ होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। लेकिन देखिए, इतना बड़ा क्वेश्चन इन्होंने लिख दिया, इतना बड़ा, मोस्टली टाइम कंज्यूमिंग पेपर था, क्योंकि जो चीज़ें डायरेक्ट पूछी जानी थी उनको बहुत ही घुमा फिरा के पूछा गया। और ये देखिए, एक एग्जामिनर करता है ऐसा, बहुत से एग्जाम्स में ऐसा होता है, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि आप जो है एक लेंदी सवाल में भी कितना समय आप उसमें लगाते हैं, आपकी तर्क शक्ति कितनी है, आप कैसे उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 40 है, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? इसका आंसर होगा VDW, ठीक है। वो आप निकाल के देख सकते हैं, जैसे FANIDQ लिखा है तो उसी हिसाब से SAT के बाद जो है VDW आएगा। फिर ये डेटा सफिशिएंसी जो है, डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन दिया है इन्होंने। तो देखिए, इसके अंदर क्या है, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, ठीक है। 41 जो है इसका आंसर होगा B, 47
4750 इसका आंसर आएगा। इसी प्रकार से 42 है, ए और बी की वजह से उपस्थित हुए छात्रों का जो है हमें ज्ञात करना था। इसका आंसर मेरे ख्याल से मुझे याद नहीं है, 4:3 होना चाहिए शायद, बाकी मैं श्योर नहीं हूँ। और इसी प्रकार से ये 2-3 और क्वेश्चन थे डेटा सफिशिएंसी के। जो नेक्स्ट है उसमें शायद 5:6 शायद, मुझे नहीं याद नहीं है एक्चुअली, मैंने किया हुआ है पर याद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। आप ये इन क्वेश्चंस के आंसर आप निकाल के देख सकते हैं क्योंकि डेटा आपको दिया हुआ है ऊपर, तो ग्राफ की मदद से अगर आपको मैथ्स आती है, नॉर्मल मैथ्स, तो आप आसानी से इसको निकाल के कर सकते हैं। पर टाइम कंज्यूमिंग था पेपर, ये मानना पड़ेगा। और बहुत से स्टूडेंट्स हैं उन्होंने फिर जल्दबाजी में जो है OMR को भरा है, क्योंकि जब आपके पास टाइम ही नहीं है तो आप क्वेश्चन क्यों पढ़ोगे, और कभी नहीं चाहोगे कि OMR खाली रहे। तो ऐसा भी हुआ है। 44 नंबर क्वेश्चन है, एवरेज परसेंटेज ऑफ पास्ट स्टूडेंट स्कूल इज अप्रोक्सीमेटली। सभी स्कूलों में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का औसत लगभग कितना था? इसका आंसर आएगा 66। क्वेश्चन नंबर है 45। एक बच्चा है अपने घर से निकला, इसका क्वेश्चन इसका आंसर होगा सिलेक्शन। ठीक है भाई, उसने सेलेक्ट ही तो किया ना। इफ एल्स क्या है? इफ लेफ्ट साइड से वन नहीं आ रहा तो नेक्स्ट इफ और लगेगा इसमें। इफ राइट साइड से भी नहीं आ रहा, या इफ के अंदर लग गया, लेफ्ट साइड से वन नहीं आ रहा एंड राइट साइड से भी वन नहीं आ रहा, देन आई विल गो। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका आंसर होगा सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है डिजिटल का रूप है और कौन सा एनालॉग का। देखिए एनालॉग क्या होता है, स्मेल क्या होती है, एनालॉग होती है आप स्मेल घटती बढ़ती रहती है कंटिन्यूसली, और घटती बढ़ती भी एक अमाउंट, फिक्स अमाउंट में नहीं है, अचानक बहुत कम और तेज भी हो सकती है। लेकिन जो प्रिंटर जो है स्कैनिंग जो होती है ना, वो आपके 1/1 चलता है, 1/1। ठीक है, तो इसमें जो है स्कैनिंग हो जाएगा डिजिटल का रूप और स्मेल हो जाएगा आपके एनालॉग। तो डी आंसर इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिया है, वही स्टेटमेंट के थ्रू आपको करना था। इसमें देखिए क्या है, 47 नंबर क्वेश्चन में आपको दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, यानी प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन 1 और 2 दोनों में दिया गया डाटा अति आवश्यक है। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन है, मायोपिया इज अनदर नेम ऑफ विच डिजीज। मायोपिया जो होता है वो आपकी क्या होता है, जो निकट दृष्टि दोष होता है उसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती। उल्टा होता है, दूर दृष्टि दोष में निकट की साफ दिखाई नहीं देती। ठीक है, लेकिन मायोपिया जो होता है वो निकट दृष्टि दोष के लिए यूज किया जाता है। वर्णांधता जो होती है, कलर ब्लाइंडनेस, इसको रॉयल डिजीज बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जो ब्रिटेन की महारानी है उनको भी, जो राज परिवार है ब्रिटेन का पूरा, उन जो महारानी है उनको भी ये डिजीज थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन ग्राफिकल मैनर इज एन इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ एक्सेल, आइडेंटिफाई इट, आल्सो गिव द नेम ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये जो दिया है ये ग्राफ कौन सा ये क्या है, ग्राफ है, इमेज है। देखिए ग्राफ तो है ही, लेकिन ग्राफ में भी ये कॉलम ग्राफ है, ध्यान रखना। कॉलम बार ग्राफ होता है वो होता है हॉरिजेंटल, कॉलम ग्राफ होता है वर्टिकल। ठीक है, तो ये कॉलम ग्राफ ही होगा। अब ज़बरदस्ती कोई कहने लगे कि नहीं ये तो बार ग्राफ है, तो आप मान सकते हो, बार ग्राफ भी ऐसे बना सकते हो, बट रियलिटी यही है कि इसे हम कॉलम ग्राफ बोलते हैं और जो हॉरिजेंटल होता है उसे बार ग्राफ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वेशन दी है आपको, इसका आंसर अगर 25। ठीक है, सिंपल सा था, कुछ नहीं करना था। 15 + 15 30 जोड़ना था और 750 को डिवाइड करना था। ठीक है, 30 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द डायग्राम एंड राइट द टाइप ऑफ कन्वर्जेशन। देखिए इसमें क्या होता है, अगर ये जो स्तंभ इन्होंने दिए हैं इसमें
कन्वर्जन वाले में 51 नंबर क्वेश्चन में। ये अगर ऐसे होते ना कि एक स्तंभ है बड़ा, फिर एक छोटा, फिर जो नेक्स्ट बड़ा है वो भी इक्वल है पहले वाले स्तंभ के, और फिर छोटा जो है वो भी इक्वल है दूसरे वाले स्तंभ के, मतलब छोटे स्तंभ एक जैसे होते, बड़े स्तंभ एक जैसे लंबाई में होते, तब तो हम बोलते डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन हो रहा है। लेकिन यहाँ स्तंभ देखिए कुछ छोटे हैं, फिर कोई बड़े हैं, फिर कोई छोटा है, मतलब बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं होते तो ऐसे वेवलेंथ जो है वो कौन सी बनेगी, वो आपकी बनेगी एनालॉग की। अब यहाँ पे ये डिजिटल की तरह स्तंभ बना दिए तो आपको ऐसा लग रहा है डिजिटल है, नहीं। वेवलेंथ को जब आप जूम करोगे ना तभी तो आपको दिखेगी एक पॉइंट पे जाके कि वो कहाँ अचानक से पॉइंट ऊपर बन रहा है, पॉइंट नीचे बन रहा है। वरना आप एनालॉग जो सिग्नल्स है उसकी वेवलेंथ को छोटे स्तर पे देखोगे तो एक लाइन की तरह दिखेगी, लेकिन जब जूम करोगे तो पॉइंट्स भी दिखेंगे। तो ये उस तरीके से आपको पूछना चाह रहा है, तो इसमें होगा एनालॉग टू डिजिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर लिखना था, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग विच नंबर कम्स इन दी लास्ट, सबसे लास्ट में कौन होगा। दे असेंडिंग में सबसे छोटा पहले आता है, सबसे बड़ा लास्ट में आता है। इसमें सबसे बड़ा जो नंबर है वो आपके 0.15। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीएस। इसी आईपी संक्षिप्तीकरण तथा टर्नलिंग ऐसी तकनीक है जिसका प्रयोग में होता है। देखो जहाँ टर्नलिंग का नाम आ जाए ना, वीपीएन होता है, वीपीएन ही टर्नल बनाता है, सेफ टर्नल, ताकि आपका डाटा जो है वो सेफली ट्रेवल हो सके। नेटबीन्स वाला जो क्वेश्चन है 54 नंबर, इसमें आपके आंसर आएगा प्लगइन्स। ठीक है, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट है रेडियो बटन्स भी बता रहे हैं। अब ज़बरदस्ती आप कुछ भी बता सकते हो अगर आप बताना चाहो तो, बट जब आप डीपली सर्च करोगे नेट पे, आप डीपली उसको स्टडी करोगे, देन यू विल फाइंड आउट द ट्रूथ कि सच क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑप्टिकल माउस हैज़ ए लाइट इमिटिंग डिवाइस नोन एज। ठीक है, इसमें डायोड होगा आंसर यानी कि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी ऑल द सर्च इंजन यूज। इसमें मेटा डाटा होगा। ठीक है, जितने भी सर्च इंजन होता है वो मेटा डाटा यूज करते हैं। इनकी डाटा, इसमें देखिए एक लाइन आई है ना, जो डाटा है जनरेटेड फ्रॉम द डाटा इटसेल्फ, जो डाटा से ही जनरेट हो रहा है। तो जो चीज़ डाटा से डाटा जनरेट हो रहा है यानी कि मेटा डाटा की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, इसका आंसर नॉन ऑपरेटिंग नहीं होगा, ऑपरेशनल नहीं होगा, इसका आंसर मेटा डाटा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड मिसिंग फिगर। इसके अंदर आपका आंसर जो है वो आएगा डी। ठीक है, सर्किल है। ठीक है, वो कंप्लीट हो रहा है, तो कंप्लीट होने की सीरीज में किस साइड से हो रहा है, लेफ्ट राइट से हो रहा है, तो राइट के अकॉर्डिंग आप चलोगे, घड़ी की दिशा में हो रहा है, तो डी आंसर होगा। हाँ, ये जो सवाल है ना 58 नंबर, ये काफ़ी अच्छा सवाल है। इसको बहुत से जो एक्सपर्ट है वो भी नहीं समझ पा रहे या बता नहीं पा रहे। देखिए ये कहना क्या चाह रहा है, पहले आपको उसको समझना पड़ेगा, तभी आप इस सवाल का जवाब सही से कर सकते हैं। सवाल क्या है, एक वर्ड डॉक्यूमेंट में सिमरत को ऑनलाइन साइट की सूची को प्रदर्शित करना है, जिसे बाद में एक छात्र द्वारा छात्रों के व्यवहार पर सोशल मीडिया जिसे बाद में एक छात्र द्वारा छात्रों के व्यवहार पर सोशल मीडिया का प्रभाव विषय पर शोध पत्र तैयार करने के लिए उपयोग करना है। इस सूची को तैयार करने के लिए वर्ड की कौन सी विशेषता उपयुक्त है। तो इस सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक सिमरन जो है वो ऑनलाइन साइट की एक सूची जो है बनाना चाह रही है, प्रदर्शित करना चाह रही है। अब इस सूची का इस्तेमाल, ये जो साइट्स की सूची है इसका इस्तेमाल दूसरे छात्र जो है वो किसके लिए करना चाह रहे हैं, वो ये देखना चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया का प्रभाव क्या है। तो सोशल मीडिया का प्रभाव अगर आप उस पर रिसर्च करना चाह रहे हो, आपको देखना होगा, तो आपको हर एक साइट में जाना चाहेगा। जो भी इस पर रिसर्च करेगा वो क्या चाहेगा, वो केवल साइट का नाम थोड़ी चाहेगा लिस्ट के रूप में, वो चाहेगा मुझे लिंक के रूप में मिले, मैं जाके देखना चाहूँ कि छात्र जो है उन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है सोशल मीडिया का, तो वो जाके रिसर्च करेगा उस साइट पे। यानी कि यहाँ पे लिंकिंग की बात हो रही है। जब आप लिंक के रूप में वेबसाइट की लिस्ट दोगे एमएस वर्ड में, तभी तो वो उस लिंक पे क्लिक करके और उस साइट पे जाके देखेगा ना कि किस साइट पे छात्रों का व्यवहार कैसा है, किस साइट पे वो ज़्यादा समय भी व्यतीत कर रहे हैं या किस साइट्स पे वो कमेंट्स करते हैं। ठीक है, तो
ये सवाल इस तरीके से पूछा गया है। वरना देखिए बुलेट्स और नंबरिंग, लिस्ट ही बनानी है तो नंबरिंग से बना दो या बुलेट से बना दो, क्या फ़र्क पड़ता है। समझ में आ गई बात, वो चीज़ है। और ग्राफ नहीं होगा बिकॉज रिसर्च करने वाले, वो रिसर्च उन्होंने करा नहीं है कि ग्राफ बना दिया रिसर्च करके कितने परसेंट इस वेबसाइट पे स्टूडेंट्स यूज करते हैं, इतने परसेंट, वो तब बनता जब फाइनल हो जाता कि रिसर्च कर लिया है। नहीं, वो रिसर्च करना चाह रहे हैं तो लिंक की आवश्यकता पड़ेगी। इसका आंसर होगा बी लिंकिंग, सॉरी डी लिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर, हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन ओएसए मॉडल। इसमें आंसर होगा ए यानी कि 7। 16 नंबर क्वेश्चन है, इफ टेलीफोन इज कोडेड एज, ठीक है, एक जो है कोड करा गया टेलीफोन को एक कोड में, इन ए सर्टन कोड, हाउ इज मैसूर। इसका आंसर जो है ए सही है, FSPTZN। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुज है उसने बैंक से किसी एजेंसी से पैसे स्थानांतरित करे। देखिए इस सवाल का आंसर होगा आपके वो कहना चाह रहा है कि बैंक का जो कनेक्शन है वो जुड़ नहीं पा रहा, ठीक है, बार बार प्रयास के बाद। वित्तीय लेन देन के कारण कुछ कुकीज सत्र को समाप्त करने में मदद करते हैं, जहाँ समय सीमा निश्चित होती है, यह कुकीज कहलाते हैं। इनको हम कहते हैं सेशन कुकीज, ठीक है ना। एक सेशन होता है, सेशन कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आपको दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल है, एन अनऑथराइज रियल टाइम इंटरसेप्शन, ठीक है ना। एक नेटवर्क और दो संस्थाओं के बीच निजी संचार हो रहा था, उसको अनधिकृत वास्तविक समय अवरोधक या निगरानी करना चाह रहा है। देखो क्या होता है कि एक व्यक्ति है, ठीक है, कहीं पे दो संस्थाएं हैं, उनका आपस में डाटा शेयर हो रहा है, तो वो उसको जो है उस डाटा को कैप्चर कर रहा है, उस डाटा को सुनना चाह रहा है। तो इसका आंसर जो होगा वो आपके होगा चोरी छुपे सुनना, यानी इवर्स ड्रॉपिंग, ठीक है ना। इवर्स ड्रॉपिंग इसका आंसर सही होगा, आंसर डी। इसका आंसर स्नूपिंग नहीं होगा। स्नूपिंग मतलब होता है किसी डाटा को चोरी करना, लेकिन जहाँ जब सुनने की बात आती है ना तो वहाँ पे इवर्स ड्रॉपिंग ही आंसर सही होगा। विच इज़ द फर्स्ट एवर आर्च डैम इन इंडिया। इंडिया में पहला फर्स्ट एवर आर्च कौन सा है, तो इसका आंसर आपके होगा इडुक्की बांध, ठीक है, आंसर नंबर सी। अब पूछ रहा है, ठोस स्थिति मेमोरी स्टिक का प्रयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं, हम विभिन्न क्षमता वाले आकार में उपलब्ध रहती है, इस यंत्र को क्या कहते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है इस पेपर का ये। तो देखिए इसका आंसर जो है वो आपके होगा पेन ड्राइव। अब कुछ जो है यूट्यूबर्स वो बता रहे हैं कोचिंग संस्थाएं इतनी बड़ी बड़ी है जो नेट सेट की पढ़ाई कराने का दावा करती है, वो इसका आंसर दे रहे हैं कैच। अब आप कैच मेमोरी को लेकर घूमते हैं क्या स्टिक की तरह। सिंपल सा सवाल है लेकिन ऐसे जवाब की। नेक्स्ट था 65 नंबर। इसमें आपको पूछा गया था कि कौन सा एक्सप्रेशन है जो ये बताएगा कि दोनों ऐसा कौन सा कथन है जो ये बताए कि तीन वेरिएबल जो है एज 1 एज 2 और एज 3 है, जिनको कंपेयर करके कि बराबर है। तो इसका आंसर होगा सी, एज 1 इक्वल एज 2 एंड, सॉरी इसका आंसर होगा ए, एज 1 इक्वल इक्वल यानी कि इक्वल टू एज 2 एंड एज 2 इक्वल टू एज 3। इसका आंसर होगा ए इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, एक प्रक्रिया है, 66 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक वर्ग दूसरे वर्ग की विशेषताएं, ठीक है, इसका आंसर होगा आपके इनहेरिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेन ड्राइव इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर यूज डिवाइस एंड कैन बी यूज इन पोर्ट, यूएसबी पोर्ट। इसका आंसर बिल्कुल सही लगाया इन्होंने, यूएसबी पोर्ट इसका आंसर होगा 67 का। 68 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 1 किलोमीटर। जब आप इसको करेंगे सॉल्व तो 1 किलोमीटर आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर, कन्वर्ट द फ्रैक्शनल नंबर 0.10112 टू डेसिमल। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर आपके आएगा ए। इस सीरीज के हिसाब से ये जो जिसका भी पेपर मेरे पास है,
यानी कि 0.6875, ठीक है। केवल 6875 नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा 0 क्योंकि आपको देखिए जो डेसिमल ऊपर जो नंबर है ना, फ्रैक्शन नंबर, वो भी 0 में ही दिया है, तो आंसर भी 0 में ही आएगा। विच, नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज क्वालिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव जो गुण बताता हो। अब इसका भी कुछ जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो दावा करते हैं कि इसका आंसर होगा घर का आकार, जिसे हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कि घर का आकार क्या है। अरे भाई, गुणवत्ता संबंधित आंकड़े पूछा है, ना कि क्वालिटेटिव पूछा है। क्वांटिटेटिव पूछता ना तो शायद हम किसी और चीज़ में जा सकते थे जिनको हम गिन सकते हैं। ये कह रहा है गुणवत्ता, गुण बताता हूँ, तो आंखों का रंग ही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी क्रिएट MP4 फाइल ऑन ए पावर पॉइंट। इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते तो देखिए जितने भी आंसर है एक को छोड़ के सब में लिखा है ओनली ओनली ओनली, केवल एक में नहीं लिखा ओनली, तो इसका आंसर वैसे मैं आपको बताऊं बना सकते हैं, तो इसका आंसर सी होगा। और वैसे इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर जो आंसर दिए हैं उनको देख के भी करते हैं ना, तो ओनली जिसमें नहीं है वही होगा, क्योंकि ओनली क्या क्या केवल MP3 बना सकते हैं क्या, केवल एनिमेशन बना सकते हैं नहीं। प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हम स्लाइड्स भी बना सकते हैं, एनिमेशन भी कर सकते हैं, तो डेफिनेटली ओनली नहीं हो सकता। तो आंसर होगा वी कैन क्रिएट MP4 फाइल, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेषक से ग्राही तक डाटा का स्थानांतरण इंटरनेट पर मोडेम के द्वारा होता है। इसमें डाटा प्रथम, देखिए डाटा जब कंप्यूटर से निकलता है प्रथम कंप्यूटर से ही जाएगा। कंप्यूटर से किसको मिलेगा, आपके मोडेम को, जो आपके कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, ना कि ग्राही प्राप्त कर्ता के मोडेम के पास डाटा डायरेक्ट नहीं जाएगा। ये खुद कह रहा है कि जब कंप्यूटर पहली बार जाता है तो पहले मोडेम को मिलेगा कंप्यूटर से, तब डिजिटल फॉर्म में होगा, मोडेम उसको कन्वर्ट करेगा एनालॉग फॉर्म में, ठीक है। फिर जब ग्राही जो प्राप्त करता है उसके मोडेम को प्राप्त होगा पहले, कंप्यूटर से पहले उसके मोडेम को प्राप्त होगा जिसके बाद जा रहा है डाटा, तो वो क्या करेगा, एनालॉग को डिजिटल में करेगा। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि प्रथम क्या होता है जब जाता है, तो इसका आंसर होगा डिजिटल टू एनालॉग, यानी कि आंसर नंबर बी। 73 नंबर क्वेश्चन है, रिलेशन ऑपरेटर आर एक्सेस्ड बाय ALU विच गिव मैक्सिमम ऑफ पॉसिबल आउटपुट। इसका डाउट में है, इसका डाउट में इसलिए है, देखिए इसका क्या होता है कि हम चाहे ना, अगर आप चाहो तो इसको ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, आप इसमें अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हो। क्यों, कारण बताता हूँ। इसकी जो लैंग्वेज ऐसी है कि समझ में नहीं आ रहा कि पूछना क्या चाह रहा है। क्या ये पूछना चाह रहा है कि आउटपुट कितने देगा, अगर ऐसा पूछे पॉसिबल आउटपुट्स, तो आउटपुट्स तो एक ही आएगा, ठीक है। सिचुएशन दो होती है, दो बन सकती है, कौन सी, आउटपुट आने से पहले दो सिचुएशन बन सकती है। जब आप किसी लॉजिकल ऑपरेटर से किसी चीज़ को सॉल्व करोगे ना, तो कंडीशन दो बनेगी, या तो ट्रू बनेगी या फॉल्स। जैसे A B से बड़ा है, तो अब यहाँ पे दो कंडीशन बन सकती है, हो सकता है A B से बड़ा हो तो ट्रू आएगा, लेकिन हो सकता है A B से बड़ा नहीं हो, B बड़ा हो तो फॉल्स आएगा। लेकिन ये दो कंडीशन में से जब आउटपुट आप लिखोगे ना, तब आप या तो ट्रू लिखोगे या फॉल्स लिखोगे, या ट्रू फॉल्स दोनों लिखोगे, नहीं लिख सकते दोनों साथ में, आप लिखोगे तो एक ही ना। तो इसलिए आउटपुट की अगर बात करें तो एक आएगा, आउटपुट से पहले कंडीशंस कितनी बन सकती है अगर पूछे तो दो बन सकती है, ट्रू और फॉल्स। लेकिन आउटपुट तो ट्रू और फॉल्स में से एक ही आएगा, ट्रू और फॉल्स कभी साथ में आते ही नहीं है, दोनों आउटपुट्स आते। तो लिखने का, पूछने का तरीका सही होता ना अगर पूरी तरीके से, तो शायद ये क्वेश्चन और भी स्टूडेंट्स इसको हल करवाते। बाकी तो जो आपने लगाया है, अब इस पे आप ऑब्जेक्शन करना चाहो तो कर सकते हो मेरे ख्याल से। अब ये क्वेश्चन है, इसमें भी लोगों को बहुत सा डाउट हुआ है। देखिए हिंदी में और इंग्लिश में अलग अलग है ये। 74 नंबर क्वेश्चन है जीके का। विच MLA was given the best MLA of the year 2023 award by the Rajasthan Assembly on 20 मार्च 2023। और हिंदी में क्या कह रहा है, 20 मार्च 2023 को किस विधायक को राजस्थान विधान सभा द्वारा सर्वोत्तम विधायक का पुरस्कार दिया गया। देखिए ऊपर जो है ना, इंग्लिश में
पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। जब बोर्ड ने साफ साफ लिख रखा है, और ये नियम होता है हर परीक्षा का, यही नियम होता है कि जब क्वेश्चन में डाउट हो, मतलब कोई क्वेश्चन गलत हो हिंदी में, तो इंग्लिश वाले वर्जन को सही माना जाता है। आप ऑब्जेक्शन तभी करें जब इंग्लिश वाले वर्जन में कोई कमी हो। हिंदी वाला वर्जन भले ही सही हो, इंग्लिश वाले वर्जन में कोई कमी है तो आप उसका ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, आप उसकी आपत्ति डाल सकते हैं कि मुझे इस क्वेश्चन में आपत्ति है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखो तो इंग्लिश वाले के हिसाब से तो जो आंसर है वो अनीता बदेल आएगा। ठीक है। और हिंदी वाले के हिसाब से अगर देखा जाए तो अमीन खान और अनीता बदेल दोनों ही सही है। ठीक है। तो अगर आप इसमें ऑब्जेक्शन लगाना चाहो तो लगा सकते हो, क्योंकि लगाने पे ऑब्जेक्शन बोर्ड के ऊपर है, बोर्ड हटाए नहीं हटाए वो बात की बातें होती है। ठीक है। जितने ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगेंगे उन्हें लगेगा कि हाँ ये डाउट क्रिएट हो रहा है, इसमें स्टूडेंट्स को परेशानी हुई है, नो डाउट, तो उस क्वेश्चन को डिलीट किया जा सकता है। और आपके लिए एक एक क्वेश्चन जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर वो कोई भी क्वेश्चन डिलीट होता है तो आपके गलत है तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा ना, वो चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं है ज़बरदस्ती हर क्वेश्चन को हम लगा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लॉजिकली कुछ होना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में 74 जीके वाले क्वेश्चन में हिंदी और इंग्लिश में फ़र्क है। ठीक है। तो आप इसमें लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, देव है वो एक्सेल में वर्क कर रहा है। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना, बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट अलग अलग बता रहे हैं, अपने हिसाब से बता रहे हैं। हो सकता है वो सही हो, मैं ये नहीं कहता कोई गलत है, क्योंकि देखिए बोर्ड क्या मानता है वो तो की आने पता चलेगा ना। उससे पहले हम जो मुझे लगेगा मैं वो आपको बता सकता हूँ, या किसी और टीचर को जो लगेगा वो और टीचर बता सकता है, लेकिन किस टीचर ने कितना रिसर्च करके आपको बताया है वो एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अगर बहुत से टीचर्स ने आप देखोगे क्या बताया है, आंसर डी बताया है। 75 नंबर जो एक्सेल का दिया था फॉर्मूले वाला क्वेश्चन, उसमें आपको आंसर बताया डी। डी आंसर क्या है कि एक्सेल सभी पंक्तियों में प्रत्येक सूत्र के लिए समान, सॉरी, आंसर ए बताया एक्सेल प्रत्येक सूत्र के लिए अलग अलग आउटपुट दिखाएगा। ठीक है। लेकिन आप अगर इस फॉर्मूले को गौर से देखो तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, देखिए सम के बाद यहाँ पे स्पेस है, इक्वल का साइन है, सम लिखा है, सम छोटा बड़ा लिखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता एक्सेल में, लेकिन स्पेस देके फिर ब्रैकेट स्टार्ट किया है। ठीक है, स्टार्टिंग ब्रैकेट। तो क्या किसी फॉर्मूले में, फॉर्मूले के नाम के बाद और ब्रैकेट के बीच में स्पेस होता है क्या? जैसे यहाँ सम लिखने के बाद स्पेस फिर ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है, क्या ऐसा होता है कभी? कभी नहीं होता। आप करके देखना, जब आप इस फॉर्मूले को रन करोगे इसी तरीके से लिख के जैसे मैं बता रहा हूँ, स्पेस देके, क्योंकि यहाँ पे स्पेस दिखाया गया, तो जो आउटपुट है ना वो आपकी क्या आएगा पता है? एक्सेल आपको कहेगा कि आपका फॉर्मूला जो है वो इनकरेक्ट है, इसको करेक्ट करो। तो इसका आंसर उस हिसाब से तो बी होना चाहिए, फॉर्मूला इज रॉन्ग, फॉर्मूला क्या है, गलत है। पर इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि आप जब चीज़ों पे रिसर्च करोगे ना तभी आप उन चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हो। पेपर में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो एक दिन में नज़र नहीं आती, इसीलिए मैंने जो ये पेपर है 6 दिन के बाद मैं इसके आंसर की आपको बता रहा हूँ। मैं चाहता तो पहले दिन 1 घंटे के अंदर जल्दी से आपको बता सकता था, लेकिन नहीं, पहले इस पर रिसर्च किया है कि कौन सा सही हो सकता है कौन सा गलत, उसके बाद में। ठीक है। और बाकी बोर्ड पे, बोर्ड क्या मानता है देखते हैं इसको। तो आप अगर चाहो तो इस पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, अगर बोर्ड इसका आंसर ये मानता है ना कि फॉर्मूला अगर स्पेस नहीं होता, ये फॉर्मूला स्पेस के बिना अगर रन करते ना हम, तो आंसर आता है एक्सेल विल डिस्प्ले डिफरेंट आउटपुट इस फॉर्मूला। ठीक है, डिफरेंट आउटपुट बताता। लेकिन अगर ये बोर्ड इसको सही मानता है तो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो कि भाई सम के बाद स्पेस है जो अलाउ नहीं है। अगर आप स्पेस देख के इसको और ये फॉर्मूला लिख के देखो एज इट इज एक्सेल में, मैं ये नहीं कहता कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ, आप इसको लिख के देखिए, रन करिए। जब आप इसको रन करोगे तो आपको एक मैसेज बॉक्स होगा कि फॉर्मूला इनकरेक्ट है, क्या इस फॉर्मूले को मैं सही करूँ, मतलब एक्सेल खुद बोलता है कि क्या मैं स्पेस हटा दूँ, एक्स्ट्रा स्पेस हटा दूँ, ताकि ये जो इनकरेक्ट है ये आपके सही हो जाए। ठीक है। तो आप इस पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हो जब इसको आंसर ए मान रहा है, कौन, बोर्ड। लेकिन जब बोर्ड इसका आंसर फॉर्मूला इज रॉन्ग मान रहा है तो आप इस पे ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते, क्योंकि ये फॉर्मूला गलत है, नो डाउट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ द फाइल सिस्टम टू, ठीक है, क्या अलाउ करता है? इसका आंसर जो है वो होगा क्रिएट एक्सेस, मेंटेन डायरेक्टरी एंड प्रोटेक्शन ऑफ फाइल फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस। इसका आंसर ये होगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, हाउ मेनी टोटल मेडल्स इंडिया वॉन इन द एशियन गेम्स?
2023। इसका आंसर होगा 107। 107 आंसर इसका बिल्कुल सही है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। मई 2017 के दौरान एक बेहद लोकप्रिय मालवेयर ने पूरे विश्व में लगभग 2 लाख कंप्यूटर को संक्रमित किया। तो इसका आंसर ही मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर था वानाक्राई। क्या आप वानाक्राई, ठीक है। तो ये जो मेलवेयर था, ये क्या करता था, मैसेज देता था वानाक्राई कि अगर आप पैसा चाहिए आपको तो क्रिप्टो करेंसी के रूप में आप हमें पेमेंट करो, तभी आपका कंप्यूटर जो है वो सही से चलेगा, ओपन होगा, फाइल्स वरना ब्लॉक्स रहेगी, फाइल ओपन नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABCD ईच रो, ठीक है, सर्कुलर। इसमें भी काफ़ी लोगों को डाउट है कि ए आएगा, कुछ कहते हैं सी आएगा। देखिए इसने कहा है घड़ी की दिशा में। अगर आप इंग्लिश क्वेश्चन पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या रहा है। क्लॉक वाइज डायरेक्शन में कौन बैठा है, सी जो है बिटवीन बी एंड ई के बैठा है क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो यानी कि आपने जहाँ पे भी डी ए और ई को बैठाया है ना, उसके बाद उसके क्लॉक वाइज जाओ आप। डी ई और ई को जहाँ पे भी आपने सॉरी आपने जहाँ पे भी डी ए और ई को बैठा दिया ना, उसके बाद आपको क्लॉकवाइज जाना है और फिर आपको इन तीनों को बैठाना है। किसको, सी बी और ई को। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आंसर आ रहा है मेरे ख्याल से ये आना चाहिए वैसे तो, पर सी भी कुछ लोगों ने दिया आंसर तो इसका डाउट में ही है। बाकी क्लॉकवाइज के हिसाब से ए आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक थर्ड पार्टी संपूर्ण सॉफ्टवेयर है जिसे होस्ट कंप्यूटर में डाला जाता है तथा इसे ब्राउजर द्वारा उपयोग किया जाता है ताकि विभिन्न क्रियाकलापों को संपन्न किया जा सके। देखिए फायरवॉल तो नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है। एक्सटेंशन भी नहीं होगा क्योंकि एक्सटेंशन में अगर देखा जाए दोनों आते हैं, एड ऑन और प्लगइन, दोनों को एक्सटेंशन माना जाता है। वैसे एक्सटेंशन जो होता है वो बहुत ही छोटा कोड होता है, तो पूरा सॉफ्टवेयर उसको हम नहीं बोल सकते। और प्लगइन्स जो होते हैं वो ब्राउज़र के अलावा भी और अदर सॉफ्टवेयर में आते हैं प्लगइन्स, ठीक है। जैसे आपके एडोब रीडर का प्लगइन्स आता है, कुछ प्लेयर्स है, वीडियो प्लेयर्स, ऑडियो प्लेयर्स, उनके भी प्लगइन्स आते हैं। एड ऑन एक ऐसी चीज़ है जो पर्टिकुलरली बताता हूँ मैं आपको कि ब्राउज़र्स के लिए बनती है और ब्राउज़र्स के लिए यूज़ होती है। प्लगइन्स ब्राउज़र्स के लिए आते थे लेकिन बहुत कम हो गए अब, गिनती के शायद 2-3 कंपनियाँ जो बनाती है, लेकिन एड ऑन खूब बनते हैं और प्राइवेटली जो डेवलपर होते हैं उनके द्वारा इनको बनाया जाता है। तो एड ऑन मेरे ख्याल से आंसर होना चाहिए। बाकी ये इंटरचेंजेबल वर्ड्स होते हैं, प्लग इन, एड ऑन, एक्सटेंशन, ये कभी कभी हम एक की जगह दूसरे को यूज कर लेते हैं, तो ऐसा भी है। नेक्स्ट है 81। नीचे प्रश्न में संख्याओं के 4 समुच्चय हैं जिनमें से 3 समुच्चय में कुछ समानता है जबकि चौथा समुच्चय उन सबसे अलग है। भिन्न समुच्चय से ज्ञात करो। इसका सिंपल सा आपको क्या करना था, स्क्वायर करना था दोनों संख्याओं का, फिर जोड़ना था। जैसे 5, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे 5 है तो 5 का स्क्वायर करो 25 आएगा। 9 का स्क्वायर 81 आएगा। तो 25 और 81 आप जोड़ोगे ना तो 99 तो नहीं आएगा, तो यही अलग है। क्योंकि देखिए बी जैसे है, बी में क्या दिया है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और 9 का 81, तो 9 और 81 जोड़ोगे तो 90 आएगा। 7 का जोड़ोगे, ठीक है, और स्क्वायर और 8 का स्क्वायर जोड़ोगे तो 113 आएगा। 6 का और 8 का स्क्वायर जोड़ोगे तो 100 आएगा। तो इसका आंसर होगा ए। सी में उपयोगकर्ता परिभाषित फलन को की बोर्ड की मदद से लिखा जाता है। इसका आंसर होना चाहिए डी मेरे ख्याल से। डिफाइन, हैज़ डिफाइन होता तो ज़्यादा बेटर रहता, लेकिन इसका आंसर मेरे ख्याल से डी होना चाहिए। स्मॉल डी आएगा इसमें डिफाइन में। बाकी इसमें ऑब्जेक्शन लगाना चाहे तो आप लगा सकते हैं कि कंफ्यूजिंग है थोड़ा, प्रॉपरली नहीं लिखा हुआ है, सही तरीके से क्वेश्चन नहीं है, समझने में दिक्कत भी हो रही होगी। लेकिन इसका आंसर जो है अगर बेसिकली देखा जाए तो हैज़ डिफाइन होना चाहिए। 83 नंबर क्वेश्चन है इज ए स्टैंडर्ड मशीन लैंग्वेज इनटू विच जावा सोर्स कोड इज कंपाइल्ड। जावा जावा का जो है उसका सोर्स कोड जो होता है वो कंपाइल किससे होता है, बाइट कोड से होता है, ठीक है। यानी कि आंसर बी। नेक्स्ट है फैक्टोरियल का पूछा था, इसमें रिकर्सन होता है फैक्टोरियल में, आप सबको ही बताया, तो 84 में होगा रिकर्सन, यानी आंसर बी। 85 में होगा विदाउट एन आईडी। देखिए आईडी नहीं है ना तो आपको सारे सेपरेटली करना पड़ेगा, सब काम, सारा काम आईडी में, सारी चीज़ें आपको एक जगह मिल जाती है। यानी कि सॉफ्टवेयर बनाने, कोडिंग लिखने के लिए, कोडिंग को टेस्ट करने के लिए,
ठीक है, डीबग करने के लिए। लेकिन जब आप आईडी यूज़ नहीं करें तो आपको कोडिंग अलग लैंग्वेज में करनी पड़ेगी, उसको टेस्ट अलग जगह करना पड़ेगा, सारा सेपरेटली आपको करना पड़ेगा। 86 क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा कंप्यूटर द्वारा एक प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखा जाता है कि विभिन्न चरण कौन से हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें इसमें दिया है 4 5 1 2 3 4, क्या कह रहा है इसमें, मशीनी भाषा नियमित रूप से डाटा को पढ़ने और लिखने के लिए यूज होती है, बिल्कुल सही बात है। फिर 5 नंबर कह रहे हैं संग्राहक को मेमोरी से अलग किया जा सकता है, नो। सी आंसर तो नहीं होगा किसी भी तरीके से, ए भी नहीं होगा। सी और ए एलिमिनेट हो गए तो पीछे बचा बी और डी। बी क्या कह रहा है, संगणक मेमोरी स्थित प्रोग्राम को पढ़ता है, यानी कि कंपाइलर प्रोग्राम को पढ़ता है। अगर देखिए हिंदी में कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप इंग्लिश में, इंग्लिश क्वेश्चन आपको पढ़ना चाहिए था, हालांकि टाइम नहीं था, बट आप अगर फास्टली इसको कुछ करते ना तो 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लास्ट में सही कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी। डी क्या कह रहा है, सोर्स प्रोग्राम मेमोरी संकलित किया जा पढ़ा जाता है, ठीक है। फिर 3 नंबर पे संग्रह मेमोरी स्थित पढ़ता है, बिल्कुल सही है। फिर 1 नंबर पर कन्वर्ट होता है। फिर 4 नंबर, मेरे ख्याल से इसका आंसर डी होना चाहिए, फिर भी देखते हैं कि आने पे इसका आंसर क्या होता है। ए तो किसी हालत में नहीं होगा और सी तो नहीं होगा, ए और सी नहीं होंगे। बी जो है वो क्या कह रहा है इसमें, कंपाइलर रीड द प्रोग्राम लोडेड इन मेमोरी, ठीक है। फिर 2 नंबर, सोर्स प्रोग्राम इज रीड एंड लोड इन मेमोरी, नो। बी भी नहीं होगा, इसका आंसर डी होगा। 2 नंबर, फिर 3, फिर 1, फिर 4 और 5, इसका आंसर निश्चित रूप से डी होगा। ये डायग्राम का था, इसमें मैं डायरेक्ट आंसर ही आपको बता देता हूँ क्या होना चाहिए। 87, 87 का आंसर होना चाहिए 660। 88 का भी 660। 89 है, ठीक है। इसका आंसर आप निकाल के देख सकते हैं, दोनों का अनुपात में क्या रहा है। जिला सी जिला बी के अध्यापकों की संख्या का अनुपात क्या होगा, अध्यापकों की संख्या का अनुपात जिला सी और बी का पूछा है ना। इसका आंसर देखो, इसमें भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, उसका मैं आपको एक कारण बताता हूँ। इसका जब आप आंसर निकालोगे ना तो पॉइंट में आएगा, प्रॉपर आंसर इसका भी नहीं आता, और इसमें आंसर वो दिया हुआ नहीं है। अगर कोई चीज़ पॉइंट में आ रही है, प्रॉपर नहीं कट हो रहा, तो आप उस सवाल में ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो अगर आपकी ये गलत है, आप ऑब्जेक्शन लगाना चाह रहे हो, तो नो डाउट इस पे ऑब्जेक्शन आप लगा सकते हैं। निश्चित तौर पे इसमें आपको जो है बोनस मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर, जिले ई और डी के अध्यापकों की संख्या और जिले बी और ए के और एफ के अध्यापकों की संख्या अनुपात होगा, 1:1 आएगा इसका आंसर, ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन है, बाइनरी फाइल कंटेन मशीन रीडेबल कैरेक्टर इन एंड फॉर्मेट 1 और 0, ठीक है। 91 क्वेश्चन का आंसर होगा डी, 1 और 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर, सी में आप किसी लूप से बाहर आना चाह रहे हैं तो नो डाउट ब्रेक स्टेटमेंट का ही यूज़ होगा। इफ एल्स कंटिन्यू इनका यूज़ नहीं होता, कंटिन्यू होता है कि आप स्किप करना चाह रहे हो, लेकिन ये कह रहा है आपको तो पूरा ही बाहर आना है, लूप ही छोड़ना है आपको, तो ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ होगा। नेक्स्ट जो 93 नंबर है वो है डायग्राम दिया है। इस डायग्राम को अगर लॉजिकली आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि वाई जो है वो घूम के वापस वहीं आ रहा है, मतलब वाई को बाहर जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा, और एन जहाँ इन्होंने लिखा है राइट साइड में एन लिखा है, आपने देखा होगा, लेकिन एन उधर जा ही नहीं पा रहा। एन तो घूम के ही उधर से लेफ्ट साइड से ही वापस आ रहा है, तो ये दोनों ही घूमते रहेंगे, यानी कि यहाँ पे रिपीटेशन होता रहेगा। 94 नंबर क्वेश्चन में आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, दर्पण का क्वेश्चन है। इसमें जो है चारों में से ऑप्शन नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप कैरेक्टर वाइज निकालो तो इसका आंसर जो है वो मेरे ख्याल से बी बनेगा, ठीक है। अगर आप कैरेक्टर वाइज निकालो तो बन सकते हैं, लेकिन कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है। और आप देखो पूरे जो ये कैरेक्टर्स हमें दिए हैं ना, दर्पण चित्र ज्ञात कीजिए, TIZMP, इनको इन्होंने कोट में लिखा है, सिंगल कोट में।
यानी कि इस पूरे का ही आपको निकालना है। अगर अलग अलग कोट में लिखते कि ये अलग अलग शब्द है, ऐसा पूरा लिख देते, अलग अलग कैरेक्टर है, इनको आप अलग अलग निकालो, ठीक है, तो अलग अलग कैरेक्टर बोल के या अक्षर बोल के अगर हमसे पूछा जाता तो शायद आप निकाल देते। लेकिन इन्होंने एक सिंगल कोट में पूरे वर्ड को डाला, तो ये एक वर्ड बन गया। जब कोट में आप किसी चीज़ को रख देते हो वो एक वर्ड बन जाता है, वो फिर एक कैरेक्टर नहीं रहता। तो TIZMP का अगर दर्पण इमेज हमसे पूछे तो इनमें से एक भी नहीं होगा। नो डाउट इसमें अगर आप लगाते हो ऑब्जेक्शन तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। 95 नंबर है, ठीक है। इसका आंसर ही मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको। पूछा है कि जो बूट लोडर होता है ना, बायोस क्या करता है, तो बायोस की जो सीक्वेंस होता है टास्क परफॉर्म करने का, वो सबसे पहले होता है पोस्ट, यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। यहाँ सबसे पहले टेस्ट होता है, जांच, स्वयं जांच होती है। तो दो जिन आंसर में दो दिया है स्टार्टिंग में वो तो वैसे ही कट होंगे, तो बी और डी में से एक रहा। अब बी और डी में से देख लेते हैं कौन सा होगा आंसर। 5 में स्वयं जांच, फिर 4 नंबर में कह रहा है इसे मुख्य मेमोरी में भरा जाता है, फिर 2 नंबर और इसका छोटा बूट लोडर, नहीं ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा बी, ठीक है। 5 2 4 1 3। नेक्स्ट है 96। अर्थ इज कॉल्ड वाटर, वाटर इज कॉल्ड स्काई, ठीक है, स्काई इज कॉल्ड लैंड। ऐसे सवालों में आपको वही देखना होता है कि आपको जो पूछा है ना उसको क्या बोला गया है। तो इन्होंने पूछा था पृथ्वी को पानी कहा गया, पानी को आकाश कहा गया, जमीन कहा गया, जमीन जो है उसको रूफ कहा गया है, पक्षी कहाँ उड़ेंगे। अब आपको देखना है पक्षी आसमान में उड़ते हैं, तो आसमान को इन्होंने क्या बोला, तो इसका इज कॉल्ड लैंड, तो इसका आंसर होगा जमीन। नेक्स्ट है 97 नंबर। 2021 की जनगणना भारतवर्ष में 16वीं जनगणना थी, इसका आंसर होगा 1872। पहली जनगणना जो है 1872 थी। वो क्या है कि ये ऐसी जनगणना थी जो सही रूप से नहीं हुई थी, मतलब व्यवस्थित तरीके से नहीं, व्यवस्थित तरीके से शायद 1881 में पहली जनगणना हुई थी। इसका आंसर वैसे 1872 सही है। नेक्स्ट है किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में कीबोर्ड निश्चित QWERT विन्यास का प्रयोग करता है। इसे यूं तो कीलॉगर द्वारा नुकसान पहुंचाया जा सकता है, परंतु यह साधारण कीबोर्ड हार्डवेयर की तुलना में अधिक सुरक्षित है। इसका आंसर होगा आपके ऑन स्क्रीन, ठीक है। अब कुछ जो है बहुत से मैंने देखा है जो इसका आंसर देते हैं ऑनलाइन आभासी, ऑनलाइन वर्चुअल। देखिए ऑनलाइन वर्चुअल जो है वो ये कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को आप की बात कर रहे हैं ना, तो वर्चुअल कहाँ आ गया इसमें। जब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है इसका मतलब यूज़र के कंप्यूटर की बात कर रहा है। और आप ऑनलाइन कीबोर्ड टाइप करके देखेंगे ना अगर विंडो के अंदर, तो ऑनलाइन कीबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो की लॉगर का इस पर असर नहीं होता, ऑनलाइन की जो होता है कीबोर्ड उस पर की लॉगर को से ये सुरक्षित होता है। तो इसका आंसर होगा ऑन स्क्रीन डी, ना कि ऑनलाइन आभासी। 99 विच ऑप्शन कैन रिप्लेस क्वेश्चन मार्क फ्रॉम गिवन रिलेशन, ठीक है। अब तापमान है ये तापमापी दे दिया, तो तापमापी से आप क्या नापते हो, तापमान। वैसे ही ऊंचाई से वायुदाब थोड़ी नापोगे, वायुदाब जो वायुदाब मापी होती है ना, वायुदाब नापती है, वो ऊंचाई थोड़ी नापती है। लेकिन मापक जो होता है वो लंबाई नापता है, ठीक है ना, यानी स्केल से लेंथ नापी जाती है। 100 नंबर क्वेश्चन है। वन ऑफ द स्टूडेंट बिहेवियर, देखिए स्टूडेंट का बिहेवियर वाला क्वेश्चन है ये। अगर खराब हो तो कार्रवाई दो ही अमल में लानी पड़ेगी, आप उसे बाहर नहीं निकाल सकते, आप उसे समझा सकते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, और परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे। तो इसका आंसर होगा ए, यदि कार्रवाई दो का पालन करेगी। क्वेश्चन नंबर 101। द कोस्ट ऑफ 4 शर्ट एंड 2 पार्ट्स, इसमें कुछ नहीं, सिंपल सा है, दोनों को जोड़िए, 4 शर्ट है और 2 पैंट्स हैं, यानी कि 6 हो गए। 6 को 6 से भाग दीजिए, 3000 में दोनों आ रहे हैं, और टोटल 6 जो है आपके पास यूनिट है, टोटल 6 यूनिट आपके पास आ रही है 3000 में, तो एक यूनिट 500 रुपये की। तो अब पूछ रहा है कि 4 कमीज और 2, सॉरी अब पूछ रहा है 6 कमीज और 3 पैंट, तो 9 हो गए। तो 9 कितने में आएंगे, तो 500 इंटू 9, 4500। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 नंबर है। व्हाट विल एक्सेस स्पेसिफाई द फील्ड ऑफ द अबो क्लास, अबो क्लास का फील्ड का ये पूछ रहा है कि एक्सेसिफायर क्या होगा। तो देखिए एक्सेसिफायर जो होता है इस क्लास का, फील्ड की जब बात आती है ना, तो वेरिएबल्स का एक्सेसिफायर पूछ रहा है। वेरिएबल्स के आगे कुछ भी नहीं लिखा, तो बाय डिफॉल्ट जो है वो होता है
प्राइवेट। लेकिन अगर पूरी क्लास की बात कर रहा है ना तो एक्सेस स्पेसिफायर इसका पब्लिक होगा, क्योंकि क्लास के आगे पब्लिक लिखा हुआ है। और ये जावा का सवाल है, सी के अंदर कभी भी किसी क्लास के आगे आप पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड नहीं लिख सकते, जावा में ही लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पैक्ट प्रिंटर एक उदाहरण है। इम्पैक्ट किसका उदाहरण है? इम्पैक्ट जो है वो आपके एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो इम्पैक्ट का है। ठीक है, इम्पैक्ट मतलब आवाज़ होती है इसमें बहुत, जो है दबाव देकर किसी चीज़ को प्रिंट किया जाता है। ठीक है ना। इंक जेट प्रिंटर होते हैं, उनमें इंक को जेक्ट किया जाता है, कागज़ पे फेंका जाता है। ठीक है। रिपीटेड रिपीटेड डिवीजन मेथड्स बाय टू इज यूज कन्वर्ट। सिंपल सा सवाल है, इसका आंसर होगा आपके डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल नंबर को जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं ना तो दो से आप क्या करते हो, उसको डिवाइड करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर। नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम डिजाइन टू प्रोटेक्ट ए ट्रस्टेड प्राइवेट नेटवर्क फ्रॉम एन अनऑथराइज आउटसाइड नेटवर्क। इसमें आपका आंसर होगा फायरवॉल। ठीक है, SSL नहीं होगा, ये जो भी स्टूडेंट है इसने SSL लगाया जो कि गलत है, इसका आंसर फायरवॉल होगा। 106 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। ये कह रहा है एवरेज निकालना है आपको रो का। तो देखिए, जब रो का एवरेज निकालना है तो आप A1 से H1 तक की तरफ जाओगे, और फॉर्मूला कौन सा होगा, एवरेज का। तो किस ऑप्शन में इनमें से, ए नंबर में देखिए, फॉर रोज एवरेज ब्रैकेट में A1 टू H1, फॉर कॉलम सम इक्वल A1 टू A100। तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई लोग एक कंपनी का पर्स है, मान लीजिए कोई भी कंपनी XYZ, उसका पर्स धनी लोगों के लिए है। ठीक है, ये बात तो सही है। अब ये कह रहा है धारणा, कई लोग धनी कहलाना पसंद करते हैं। अब इस पर्स के, ये जो पर्स है ये धनी लोगों के लिए होने से, ये जो स्टेटमेंट है एक नंबर, कई लोग धनी कहलाना पसंद करते हैं, इसका कोई लिंक नहीं है डायरेक्ट। सेकंड है, यदि किसी के पास इस ब्रांड का पर्स नहीं है तो वह व्यक्ति धनी नहीं है। नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं? जरूरी थोड़ी है कि सभी धनी व्यक्ति BMW कार है वो खरीदे। आपके पास पैसा है, आप धनी है, इसका मतलब ये थोड़ी आप ये पर्स खरीदेंगे। आपकी मर्जी, आप खरीदें चाहे नहीं खरीदें। ठीक है। अब धनी लोग धनी कहलाना पसंद करते हैं, ये स्टेटमेंट का कोई है ही नहीं। अगर ये ऊपर जो दिया है ना पर्स का, इससे अगर लिंक नहीं भी करो ना तो कई लोग धनी कहलाना पसंद अ, करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। नेक्स्ट है जस्टिस न्यायमूर्ति अगस्टिक आस्टिन। ठीक है, जस्टिस आस्टिन जॉर्ज मसीह राजस्थान कोर्ट के 41 है, 41वें जो है ये मुख्य न्यायाधीश बने। अभी चेंज हो गए हैं वैसे तो, 42 भी आ चुके हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सिग्नल्स आर डिस्क्रीट एंड जनरेटेड बाय डिजिटल मॉड्यूल। देखिए, डिस्क्रीट का मतलब ही होता है जो स्थिर नहीं हो। ठीक है ना, कंटिन्यूस नहीं हो, लगातार नहीं हो। तो ऐसे कौन से होते हैं आपके, एनालॉग सिग्नल होते हैं, सॉरी डिजिटल सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, जिसका भी है इसने गलत लगा दिया, ये इसका आंसर होगा डिजिटल। 110 नंबर क्वेश्चन है, 4 पर्सन मीट्स एट पार्टी, एक पार्टी में मिले। इसमें देखिए फॉर्मूला कौन सा लगा, मैं बताता हूँ। अगर आपको पता है कि मैच टोपोलॉजी में कौन सा फॉर्मूला लगता है कि कंप्यूटर है 4 तो वायर कितनी होगी, तो उसमें जो फॉर्मूला लगता है वो इसमें लगेगा, एन इंटू ब्रैकेट में n-1/2, यानी इसका आंसर आएगा 6। आप वैसे भी कर सकते थे, जैसे 4 लोगों को आपने बनाया अपनी रफ पेज पे, 4 लाइन खींची। ठीक है, और एक ने कितनों से मिलाया वो लिख लिया और एक को कट कर दिया। फिर जो बचा उसने कितनों से मिलाया वो लिखा, फिर कट कर दिया उसको। फिर तीसरे ने कितने से मिलाया, फिर उसको हटा दिया। तो ऐसे जब आप करोगे तो 6 आएगा आंसर। 4 नंबर 3 से मिलाएगा हाथ, 3 नंबर 2 से मिलाएगा, 2 जनों से मिलाएगा, और 1 नंबर है वो, सॉरी 2 नंबर है वो 1 से मिलाएगा, तो एक टोटल 6 होंगे। आई एम ए मेमोरी डिवाइस, आई एम कंपोज ऑफ ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर। देखो इस सवाल में साफ लिखा हुआ है कि कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर से मिलकर बनी हूँ। अब कुछ लोग हैं इसके अंदर स्टैटिक रैम लगा के आ रहे हैं, भाई स्टैटिक रैम में
जो है फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ होते हैं। डायनेमिक रैम जो होती है उसमें कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर दोनों यूज़ होते हैं। रोम और रोम तो दोनों ही नहीं होगी, और रैम जो है उसमें डायनेमिक रैम के अंदर ही ध्यान रखना। अब ये ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर दोनों यूज़ होते हैं, जिसका आंसर होगा डी रैम, डायनेमिक रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा तार्किक प्रचालक नहीं है? इसका आंसर होगा चेक। ठीक है, एंड और नोट ये तीनों ही होते हैं, चेक नहीं होता, लॉजिकल ऑपरेटर। अगला सवाल है कि नीचे दिए गए शब्दों को वर्णमाला अनुसार व्यवस्थित करें, तब कौन सा शब्द मध्य में आएगा? इसका आंसर आएगा आशीष। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखो ये सवाल है ना 113 नंबर, इसमें ये कह रहा है पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वर्ड जो है इनको क्या करो, अरेंज करो। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, इसका आंसर आशीष आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 नंबर, डेवलपमेंट टूल्स लाइक टेक्स्ट एडिटर और लाइब्रेरीज कंपाइलर एंड टेस्टिंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल इन ए फ्रेमवर्क एकल रूप से, सिंगल रूप से होते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 303। जब आप इसको सॉल्व करोगे जैसा इसने बोला है उस तरीके से इसको अरेंज करके, सिंबल्स को चेंज करके, तो आंसर आएगा 103। रीड द एल्गोरिथम एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग यूजिंग इन इट। 116 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सी सॉर्टिंग यूज हुई है, तो इसमें आपके जो सॉर्टिंग है वो होगी सिलेक्शन सॉर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी ओएस हैज ए blank which permanently resides in the main memory of the computer to perform some of the basic function। कर्नल होगा इसका। ठीक है, ओएस के अंदर जो जो होता है परमानेंटली कर्नल ही होता है, हार्डवेयर नोड के अंदर ये सब नहीं होगा। द ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज ए बेसिक होगा। 118 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 8। ठीक है, ऑक्टल नंबर का जो बेस होता है वो 8 होता है, क्योंकि इसमें 0 से लेकर 7 तक की संख्याओं का यूज किया जाता है। 190 क्वेश्चन है, 119, राम इज द फादर ऑफ माला। ठीक है, एंड राकेश इज द सन ऑफ शीला। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आएगा भाभी। ठीक है, अब जब आप सोल्व करोगे ना तो आपको पता चलेगा। नेक्स्ट है, हु इज द फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ राजस्थान। राजस्थान के पहला लोकायुक्त कौन थे? आई डी दुआ इसका आंसर होगा। एम एल जोशी आंसर नहीं है, इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिखने में बड़ा है लेकिन रियल में ये क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है। 121 नंबर क्वेश्चन जो है। ठीक है, 121, इसका आंसर है, नदी किनारे खड़ा एक व्यक्ति देखता है कि वृक्ष द्वारा नदी के दूसरे छोर पर 60 डिग्री का कोण बनता है। किनारे से थोड़ी दूर जाने पर उसे ज्ञात होता है कि इस कोण में अंतर आया है, नदी में चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कथन दिया है बदला हुआ कोण 30 डिग्री का है। दूसरा कथन दिया है, व्यक्ति जब किनारे से 40 मीटर दूर जाता है तो वृक्ष द्वारा नदी के दूसरे छोर पर 30 डिग्री का कोण बनता है। तो देखिए इसका आंसर देने के लिए सेकंड जो कथन है वो पर्याप्त है। ठीक है, इसका आंसर जो है यहाँ पे होगा ए, यदि केवल कथन सेकंड में दिए गए डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्चुअल मेमोरी इज ए मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक वेयर। इसका आंसर आपके होगा मुख्य द्वितीयक मेमोरी के मुख्य मेमोरी के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बी होगा, द्वितीयक मेमोरी के मुख्य मेमोरी के रूप में प्रयोग किया जाता है। सेकेंड स्टोरेज को हम मेन मेमोरी के रूप में उपयोग में लेते हैं। नेक्स्ट 123 नंबर, द 5 रिंग ऑफ द ओलंपिक सिंबल। ठीक है, इसका आंसर होगा ब्लैक। जो अफ्रीका जो है ना उसके लिए ब्लैक का यूज किया जाता है, 5 महाद्वीपों को दर्शाता है। ठीक है, ओलंपिक का जो ये चिन्ह है, तो इसमें 5 रिंग है, जिसमें से ब्लैक जो है वो अफ्रीका के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 नंबर, द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल 201। इसका आंसर आएगा 1000098, यानी कि ए, क्वेश्चन नंबर सॉरी आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है कि उसको एक कक्षा में कुछ बेंच है, यदि प्रत्येक बेंच पर 4 विद्यार्थी बैठे हैं तो एक बेंच खाली रह जाता है।
यदि प्रत्येक बेंच पर 3 विद्यार्थी को बिठाया जाए तो 23 विद्यार्थी कक्षा में खड़े रह जाते हैं। कुल विद्यार्थी कितने? 104 आंसर आएगा इसका। ठीक है, मैथ का क्वेश्चन है ये, रीजनिंग और मैथ दोनों ही है एक तरीके से। नेक्स्ट है द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन मेजर 8 मीटर 64 सेंटीमीटर एंड 96 मीटर। इसमें क्या है देखिए, 8 मीटर बोला है ना, तो 80 मीटर बोला है ना, तो 80 को आप कन्वर्ट कर लो सेंटीमीटर में, और 64 उसमें जोड़ना है, क्योंकि 80 मीटर और 64 सेंटीमीटर बोला है, यानी एक ही वैल्यू है पूरी, और 96 मीटर, तो दो वैल्यू हो गई टोटल। इसका आंसर आएगा 384 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 127 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, एक का दुगुना कर दो, एक की कुछ नहीं करना, एक की गुणा करो 2 से तो 2 आएगा, 4 की गुणा करो 5 से तो 20 आएगा, 7 की गुणा करो 8 से तो 56 आएगा, 12 की गुणा करो 13 से तो 156 आएगा, तो 18 की गुणा करोगे 19 से तो कितना आएगा? 342 आएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज वाइल वर्किंग ऑन द टच पैड। टच पैड पे काम करने पे कौन क्या यूज आता है? अब देखिए ये जो भी स्टूडेंट है स्टाइलर लगाया, एक्चुअली स्टाइलर टच स्क्रीन पे यूज आता है भाई। टच पैड पूछा है ना, टच पैड की जब बात हो ना तो वहाँ पे उंगली से ही काम करना पड़ता है, वहाँ पे ये पेंसिल ग्लव्स काम में नहीं आते। स्टाइलर स्टाइलर टच स्क्रीन के लिए होता है, टच पैड अलग होता है। टच पैड जो होता है वो जो हम उंगली से यूज़ करते हैं, जो अपने लैपटॉप के अंदर होता है, उसको टच पैड बोलते हैं। टच स्क्रीन पे स्टाइलर यूज होता है। 129 नंबर क्वेश्चन है, टू नंबर आर इन द रेशियो 12 और 13, इफ द एच सी एफ इज 11 देन द फाइंड आउट। इसका आंसर आएगा आपके 132 और 143, यानी कि 132 एंड 143, बी आंसर आएगा इसका। एच सी एफ है, ठीक है, एल सी एम पूछा है। 130 नंबर क्वेश्चन है, आज के डिजिटल युग में डाटा सुरक्षा बेहद जरूरी है, जहां लाखों डाटा निर्माण होता है तथा इसे कुछ लोगों के द्वारा गैर कानूनी तरीके से उपयोग में लिया जाता है। डाटा को सुरक्षित करने के लिए खालिस्तान निर्माणकर्ता को कानूनी अधिकार देता है। कौन देता है? कॉपीराइट। ठीक है, इसका आंसर कॉपीराइट होगा। ट्रेडमार्क तो नहीं होएगा, लाइसेंसिंग भी नहीं होगी, और आईपीआर तो किसी तरीके से नहीं हो सकता। आईपीआर में तो ये सभी आ जाते हैं। तो क्या डाटा, डिजिटल डाटा सुरक्षित करने के लिए ट्रेडमार्क दोगे क्या? लाइसेंसिंग देते हैं क्या? नहीं, आईपीआर नहीं होगा, इसका आंसर होगा कॉपीराइट। ठीक है, क्योंकि आईपीआर इन सभी को कवर करता है। आईपीआर की फुल फॉर्म होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। लेकिन केवल आपको डाटा सुरक्षा से पूछा है तो कॉपीराइट होगा इसका आंसर। 6 बॉय ABCD E and F were born on the same day but in different year during a span of 6 year। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। इसका आंसर होगा ए का जन्म 1972 में, सॉरी 1952 में हुआ था। अगर ऐसा कोई लेंथी क्वेश्चन आता है ना तो मेरे ख्याल से उसको छोड़ के फिर आपको बाकी क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट आना चाहिए डायरेक्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपका काफ़ी टाइम खा जाते हैं, फिर आप छोटे क्वेश्चन भी नहीं कर पाते, जो इजी होते हैं वो छूट जाते हैं। तो इसका एक विशेष ध्यान रखना चाहिए स्टूडेंट को कि एक बार उसको आप जो है गोल घेरा बना के उसको मार्क करके और छोड़ दो कि जब टाइम होगा तो मैं इसको देखूंगा या करूंगा, क्योंकि काफ़ी टाइम लेंदी होते हैं, इनको करने में काफ़ी समय लगता है। और अगर आपकी रीजनिंग अच्छी नहीं है तो ये दिमाग ही खराब कर देगा आपका। यू आर गिवन ब्लो ए क्वेश्चन, फॉलो टू स्टेटमेंट 1 एंड सेकेंड। ये कह रहा है आपने 20 अक्टूबर को सप्ताह का कौन सा दिन था? इस मास का पहला रविवार 1 अक्टूबर को था और दी गई तिथि का वर्ष 2023 है। देखिए पहला कथन है ना, ये कह रहा है रविवार था 1 अक्टूबर को, इसी महीने का लिखा हुआ है साफ इसमें, इस मास का, तो इस मास मतलब इस महीने की बात हो रही है। कौन से? जो ऊपर वाला जो महीना है 20 अक्टूबर। तो इसका आंसर जो है वो ए ही होगा, आंसर होगा कथन एक। ठीक है, कथन दो की तिथि से आप निकाल सकते हो, लेकिन जब तक ऊपर वाला आपको नहीं पता है 1 नंबर, तो आप दूसरे से कैसे निकालोगे? पॉसिबल ही नहीं है, केवल 2023 लिख देने से आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपको बताया होता है कि 1 तारीख को ये वार था, तो तब क्या था, तब आप 2023 से यूज़ करते हैं, फिर आप उसको काउंट करते हैं कि 6 आ रहा है तो ये होगा,
जीरो आ रहा है तो सोमवार होगा, 2 आ रहा है तो मंगलवार होगा, वो उस तरीके से निकलता है, वो अलग तरीका है। 133 नंबर, कौन सी संख्या का सभी ज्यामितीय चित्रों से संबंध है? ठीक है, विच नंबर बिलोंग टू ऑल द ज्योमेट्रिकल फिगर्स। तो जो बीच में है, बीच में 4 ही है, तो आंसर 4 होगा। 134 नंबर क्वेश्चन है, आईडी सूट कंसोलिडेट्स बेसिक टूल्स रिक्वायर्ड टू राइट एंड टेस्ट सॉफ्टवेयर। इसका आंसर टेस्ट होगा, ठीक है, डिजाइन नहीं होगा। नेक्स्ट है 135 नंबर, विच जियोमेट्रिकल फिगर रिप्रेजेंट फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। इसका होगा समांतर चतुर्भुज, सी आंसर होगा इसका। रेक्टेंगल नहीं होगा, सर्किल नहीं होगा, डायगोनल नहीं होगा, पैरेललोग्राम ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 136 नंबर है, इज द सेपरेशन ऑफ द लॉजिक व्यू ऑफ द डाटा इज इम्प्लीमेंटेशन। डाटा के तार्किक दृष्टिकोण का उसके क्रियान्वयन से प्रतीकीकरण क्या कहलाता है? डेटा पृथक्करण, ठीक है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन ही कहलाएगा। आंसर हो गया ए। 134 नंबर क्वेश्चन है, द बाइनरी सर्च एल्गोरिदम एज्यूम दैट द आइटम इज द एरियर। सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉर्टेड इसका आंसर होगा। बाइनरी में सर्च इंजन, देखिए जब बाइनरी से हम एल्गोरिदम यूज़ करते हैं किसी लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए, तो उसकी पहली शर्त ये होती है कि लिस्ट सॉर्टेड होनी चाहिए। अब वो असेंडिंग में और डिसेंडिंग में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सॉर्ट होनी चाहिए। एक अनसॉर्टेड लिस्ट पे आप कभी भी बाइनरी एल्गोरिदम अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे एक लिस्ट है, मान लीजिए 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, तो ये सॉर्टेड तरीके में है, या 50, 40, 30, 20, 10, तो ये सॉर्टेड है, इस पर आप बाइनरी लगा सकते हो। लेकिन एक लिस्ट है 30, 50, फिर 10, फिर उसके बाद 20, फिर 5, तो इस पर आप बाइनरी जो है एल्गोरिदम अप्लाई नहीं कर सकते। 138 है, राशि इज ट्वाइस एज ओल्ड एंड सुनीता 3 years अगो सी वाज 3 times, ठीक है, इसका आंसर आएगा 12, ठीक है, 12 years। 139, every NIC card attached to the node of a network has a unique MAC address. This MAC address is of bit 48 बिट का होता है MAC एड्रेस, ठीक है, आंसर डी होगा इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आरेखों में से दिए गए, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स बेस्ट फिट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, जज, पुलिस और थीफ। देखिए ये तो किसी हालत से नहीं हो सकता, आपसे आपको ये नहीं, इसमें क्या होता है जब एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं ना, तो ऐसे सवाल गलत हो जाते हैं। आपको सिंपल सा पूछा है कि भाई जज, न्यायाधीश, सिपाही और चोर में क्या संबंध है, ठीक है। अब कुछ लोग क्या कहते हैं कि न्याय, ये जो जिसने ए लगाया है इस सवाल में, ठीक है, ए लगाने का मतलब हो गया कि न्यायाधीश जो कुछ है ना वो सिपाही है, कुछ न्यायाधीश सिपाही है, और कुछ चोर है वो क्या है, न्यायाधीश है या सिपाही है। मतलब चोर है वो या तो सिपाही बन गए, कुछ चोर सिपाही, कुछ न्यायाधीश है वो उनको सिपाही बता दिया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब कुछ कहेंगे कि इसका आंसर डी भी हो सकता है कि दोनों जो है वो इसमें न्यायपालिका में या उसमें आते हैं। अरे भाई न्यायपालिका का आप गोल घेरा थोड़ी बनाओगे अलग से, वो बनाओगे तब उसमें न्यायाधीश और सिपाही को रख सकते हो आप, ठीक है। न्याय वैसे भी न्यायपालिका में नहीं आ सकता, सिपाही कभी भी न्याय नहीं करता, न्याय तो न्यायाधीश ही करता है। तो न्यायाधीश का, सिपाही का और चोर का डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है, इसका आंसर सी होगा। ऐसे क्वेश्चन में कोशिश करें ज़्यादा माइंड ना चलाएं, जो पूछा वही उसका वही वहीं तक रहकर, सीमित रहकर इसका आंसर देने की कोशिश करें, तब आंसर सही होगा। 141 है, इसमें आपसे पूछा है कि एड्रेस में डोमेन का नाम क्या है और वेब पेज से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा 1 और 4। किस में है? सी होगा 1 और 4, ठीक है। यानी कि 1 नंबर है वो तो आपके हो गया डोमेन नेम, और 4 नंबर आपके हो गया जो वेबसाइट का नाम हो गया, textbook.html वेबसाइट है। 142, आइडेंटिफाई द गेटवे फॉर सिंपल इंटरनेट कनेक्टिविटी एट होम्स। देखिए घर पे जो कनेक्टिविटी होती है ना, वो होती तो उसको लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जैसे जियो का कनेक्शन आप लेते हो या किसी भी कंपनी का आप कनेक्शन लेते हो, तो वही आपका आईएसपी होता है, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ही हमारा आईएसपी होता है, ठीक है ना, घर का जो कनेक्शन होता है उसका। इवन आप मोबाइल में अगर जियो की सिम चला रहे हो तो आपका आईएसपी कौन होगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, गेटवे, सॉरी, आइडेंटिफाई द गेटवे, तो गेटवे आईएसपी को ही कहते हैं, आईएसपी ही मेन गेटवे होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ही इसका आंसर होगा।
भैया लेन, इसने लेन लगाया है। लेन जो होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। वो जब आप एक लैब के अंदर सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ते हो ना, तो वो लेन में आता है। जब आप वाइड एरिया नेटवर्क से जुड़ गए, आपने इंटरनेट यूज़ करे, तो वो तो लेन नहीं होगा किसी भी तरीके से। नेक्स्ट है 143। नो कैप इज सॉक्स, सम कैप आर ग्लव्स। इसका आंसर होगा 3 नंबर, सम ग्लव्स आर कैप्स ओनली। केवल निष्कर्ष थर्ड जो है वो सही होगा, यानी कि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर रिमोट लॉगिन। रिमोट लॉगिन में टेलनेट होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टॉकिंग ऑन फोन, ये सब नहीं होगा, टेलनेट होगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनसे मैं मिला, उन्होंने आते हुए भी गलत लगा दिए, मतलब भरे सही है, ऐसा नहीं है। हाँ, पेपर में सही लगाए, लेकिन जब फील करने की बारी हो एमआर में, तब उनके क्वेश्चंस जो है उन्होंने गलत भर दिए। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित से इसका आई डी ई इज बेसिकली एन एनवायरमेंट ऑफ टूल लाइक। इसका आंसर होगा ये सभी, सी आंसर सही है। नेक्स्ट है रवि गौरव आर ब्रदर, दिव्या एंड तान्या आर सिस्टर, रवि सन इज तान्यास ब्रदर, हाउ इज गौरव रिलेटेड टू द दिव्या। चाचा होगा इसका आंसर सी। ठीक है, जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा। नेक्स्ट है 147 नंबर क्वेश्चन। क्यू आर कंसिस्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट स्क्वायर्स, फर्स्ट 2 आर ऑन द साइड ऑफ द टॉप एंड द लास्ट वन इज ऑन द लेफ्ट साइड में होता है, मध्य में नहीं होता है, लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी, लेफ्ट। 148 फाइंड द मिसिंग नंबर, फिर मिसिंग नंबर 2160 आएगा, इसका भी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये अपने इस पेपर का। विच इज़ द बेस्ट सॉफ्टवेयर टू डायनेमिक वेब पेज। डायनेमिक वेब पेज बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर। देखिए सॉफ्टवेयर बोला है, सॉफ्टवेयर तो है ही नहीं वैसे, तो फिल्मोरा सॉफ्टवेयर है जिसमें वेब पेज नहीं बनते, गूगल नहीं होगा, और ऐसे गूगल सर्च इंजन है, और एच जो है वो उसमें डायनेमिक नहीं बनते, स्टैटिक ही बनते हैं मोस्टली। और सी रूबी है। रूबी एक लैंग्वेज है, वैसे सॉफ्टवेयर ही है, क्योंकि लैंग्वेज जो होती है वो एक सॉफ्टवेयर में ही आती है। आप जब भी कोई लैंग्वेज यूज़ करते हो तो उसका सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो, फिर उसके अंदर आप प्रोग्राम बनाते हो, ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट ही बनाने लग जाते। नहीं, सी बनाओगे तो सी का कंपाइलर, सी का सेटअप तो डाउन इंस्टॉल करना ही पड़ेगा ना। वैसे ही है रूबी, एक रूबी ही इसका आंसर होगा, रूबी सॉफ्टवेयर। हु वॉन द टाइटल ऑफ द मिस्टर बिकाना। इसका आंसर है रविंदर जोशी, बिल्कुल सही है, आंसर सी। ठीक है, तो ये आपके सारे क्वेश्चन थे। अब इनमें जिन जिन में आप लगा सकते हो, अगर आप ऑब्जेक्शन लगाना चाहो तो वो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, वैसे मैंने बता दिया आपको। देखिए एक बार फिर से बता देता हूँ किस किस में ऑब्जेक्शन लग सकता है, देख लेते हैं एक बार। हम्म, इसमें अभी तक तो कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ, एक 20 नंबर क्वेश्चन है ना मैथ का, आप इसमें ये नो डाउट इसमें लगेगा। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्शन, अगर आप ऑब्जेक्शन देखो जितने ज़्यादा लगते हैं ना उतना ही बेनिफिट होता है, वरना अगर आप सोचते हो कोई और ऑब्जेक्शन लगा देगा, मैं क्यों लगाऊं, तो चांसेस है कि वो क्वेश्चन डिलीट नहीं होगा। तो ध्यान रखिए, अगर आपके गलत हो रहा है और वो क्वेश्चन आपको नो डाउट आपको दिख ही रहा है सामने की गलत है, तो आप उस समय ऑब्जेक्शन ज़रूर लगाएं, किसी और के भरोसे ना बैठें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 है मैथ का, एक ये हो गया, इसमें ऑब्जेक्शन लग सकता है। और बता देता हूँ इसमें जो भी है। और ऐसा भी नहीं कि फालतू ऑब्जेक्शन लगाएं, जहाँ नहीं लग रहा बस मेरे गलत हो गया मैं लगा दूँ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हर क्वेश्चन में आप ऑब्जेक्शन लगाएं। लॉजिकली जिसमें लग रहा है कि ऑब्जेक्शन लगेगा उसमें तो आपको लगाना ही हो चाहिए मेरे ख्याल से। हम्म, हाँ, एक ये क्वेश्चन है 51 नंबर, इसमें ऑब्जेक्शन लगाने से मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें एनालॉग टू डिजिटल ही होगा, ये जिसका भी पेपर इन्होंने सही किया है। फिर भी अगर आप लगाना चाहिए तो आप लगा सकते हैं। देखिए अगर आपको लगता है कि लगना चाहिए तो आप लगाएं, लेकिन
जो चीज़ सामने है दिख रही है उसको फिर भी आप चाहे तो लगा सकते हैं। बाकी और बता देता हूँ इसमें। हाँ, एक क्वेश्चन जो आपके था वो अ, अपने ये रीजनिंग का क्वेश्चन था, वो मिरर वाला। उसमें तो आप पक्का ऑब्जेक्शन लगाए, वो आपके सही होने चांसेस रहेंगे, क्योंकि कैरेक्टर से पूछा है तो फिर सिंगल कोट में पूरा वर्ड क्यों डाला आपने, एज ए वर्ड क्यों उसको शो कर रहे हैं आप। अलग अलग कैरेक्टर दिखाते, अलग अलग कैरेक्टर शो करके गैप देते बीच में, लेकिन नहीं, पूरा एक ही आपने दिया है और फिर आप बोल रहे हो कि कैरेक्टर वाइज इसका निकलेगा, तो वो उसमें ऑब्जेक्शन लगना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ, एक इस क्वेश्चन में आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं अगर, क्योंकि सम इक्वल है, इक्वल इक्वल के बाद देखिए सम लिखा है, सम के बाद स्पेस दी है, काफ़ी स्पेस दी है, काफ़ी बड़ा स्पेस है, आराम से दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसका आंसर तो वैसे आना चाहिए, सूत्र गलत है, ठीक है ना, फॉर्मूला इज रॉन्ग। एक 82 नंबर क्वेश्चन में आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, अगर आपके गलत हो रहा है तो आप इसमें भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इसमें। मैं नहीं कह रहा लगाना ही है, इस क्वेश्चन में आप लगा सकते हैं, मैं ठीक है ना। जिसमें लगाना है वो मैंने आपको बता दिया, मैथ का क्वेश्चन है एक, आप उसमें लगा सकते हैं। एक जो फॉर्मूला वाला है, सम फॉर्मूला वाला, उसमें आप लगाएं। मिरर वाला क्वेश्चन है, आप उसमें भी लगाएं। मैंने जो क्वेश्चन, ये मिरर वाला क्वेश्चन ये रहा 94 नंबर, इसमें भी आप लगा सकते हैं। आपके सीरीज में हो सकता है ये अलग जगह हो क्वेश्चन, तो उस हिसाब से देख लें पहले, फिर लगाएं। किसी और की सीरीज से क्वेश्चन को ना लगाएं, अपने क्वेश्चन देखें खुद की सीरीज के हिसाब से। बाकी तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन वाला लग नहीं रहा। एक ऑप्शन नंबर 130 में आप लगा सकते हैं, अगर आपने कॉपीराइट किया और बोर्ड है आईपीआर मानता है तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि ट्रेडमार्क और लाइसेंसिंग जो होती है वो डेटा प्रोटेक्शन के लिए नहीं होती, और आईपीआर तो सभी को कवर करता है। आईपीआर क्या है, सभी को लेके चलता है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और लाइसेंसिंग। तो इसमें पर्टिकुलर पूछा गया है, उसके हिसाब से कॉपीराइट ही होगा। तो अगर आपको गलत है तो आप लगा सकते हैं, वरना तो आप क्यों लगाएंगे, तो आप इसमें देख सकते हैं। बाकी मुझे किसी में नहीं लग रहा, ये दो तीन क्वेश्चन ही थे। हाँ, तो टोटल चार क्वेश्चन है, तीन मान सकते हो आप, तीन ऐसे हैं जिनमें आप लगा सकते हैं। मिरर वाला, मैथ का जो क्वेश्चन था, इक्वेशन वाला, और सम जो था, सम आपके एक्सेल में जो सम फॉर्मूला पूछा है उसमें स्पेस है, सम और ब्रैकेट बीच में, वो वाला। तो इन तीन में तो आप लगाए, नो डाउट आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो आज की क्लास मैं फिर यहीं कंप्लीट करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए, और जो भी मैंने बताया है वो देखिए मैंने रिसर्च करके बताया। अगर कोई चीज़ गलत हो तो ऐसा नहीं हो कि आप उसको ऐसा बोले कि सर ये गलत है, आप सही नहीं बता रहे, ठीक है। और ना ही मैं किसी और टीचर को यहाँ पे गलत ठहराना चाह रहा हूँ, उन्होंने भी अपने हिसाब से बताया, सब टीचर सही होते हैं, कोई गलत नहीं होता। बस वो होता है कि कभी रिसर्च नहीं किया हो थोड़ा, तो अपने मन से बताने से हो सकता है कि गलत हो जाए। तो ऑल दी बेस्ट। और अगर आपके पेपर इजी था लेकिन लेंदी था, तो बहुत सी स्टूडेंट्स के गलत भी होंगे मेरे ख्याल से। अगर मैं बात करूँ इसकी जो मेरिट अगर बात करूँ कितनी जाएगी इसमें, तो जनरल की मेरे ख्याल से 100 जो है 102, मिनिमम 102 से लेके 107 के बीच में जनरल की जानी चाहिए, और
ओबीसी और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो एक लगभग 99 से लेके 94 तक इनकी भी जा सकती है। ठीक है, कम नहीं जाएगी इसमें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, 80,000 स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो 2,500 स्टूडेंट्स क्या नहीं होंगे क्या? ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो और बाकी कैटेगरी में जा सकती है कम, क्योंकि कैटेगरी जब डिवाइड हो जाती है तो नो डाउट स्टूडेंट्स, एक ये भी है ना कि 50% स्टूडेंट्स बैठे नहीं लगभग। ठीक है, 45 सॉरी 45 के आसपास, 45 में कौन सी कैटेगरी के स्टूडेंट ज़्यादा नहीं बैठे? ठीक है ना, तो वो भी क्या होता है, रिजल्ट को थोड़ा सा करता है इन्फ्लुएंस, तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ती है। ठीक है, आप बता सकते हैं वैसे कमेंट में कि आपके कितने परसेंट बन रहे हैं। तो आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ मैं, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा। धन्यवाद।